चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज जो सबसे पहला हमारी चीज़ है कि अपराध से तात्पर्य क्या है, अपराध या ऑफेंस या फिर क्राइम क्या होते हैं, इनके बारे में देखिए। जब किसी एक सोसाइटी में, मान लीजिए एक सोसाइटी है, सोसाइटी में कई लोग रहते हैं, सोसाइटी एक लोगों से तो बनती नहीं है, तो उस सोसाइटी में प्रत्येक मेंबर के कुछ ड्यूटी, कुछ डायरेक्टिव का ड्यूटी होती है, कुछ उनके अधिकार होते हैं। साथ में उनको रेगुलेट करने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए कुछ लॉ बनाए जाते हैं, कुछ रूल बनाए जाते हैं, कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। जो व्यक्ति इस सोसाइटी में का जो व्यक्ति यह लॉ या फिर ये रूल तोड़ता है, इन नियमों का उल्लंघन करता है, देन वह क्या कमिट करता है, वह अपराध या फिर क्राइम कमिट करता है। तो सिंपली आप जान गए होंगे कि किसी सोसाइटी के मेंबर को डिसिप्लिन में लाने के लिए जो रूल और लॉ या रेगुलेशन बनाए जाते हैं, यदि उनका कोई उल्लंघन करता है तो वह क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है या फिर क्राइम कहलाता है। मतलब किसी नियम या कानून का उल्लंघन ही क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। अगला जो हमारा टर्म है वह है क्या, स्यू जुरिस। मतलब क्या है स्यू जुरिस का मतलब सिंपल है, मतलब ये है कि अपने मुकदमे को स्वयं संभालने या विधिक उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेना ही क्या कहलाता है, स्यू जुरिस कहलाता है। मतलब आप जानते होंगे कि यदि कोई बंदा लीगली यह कैपेबल है कि वह वकालत अपनी खुद कर सकता है, तो अपने मुकदमे की खुद से पैरवी करना या खुद से उस केस को लड़ना ही क्या कहलाता है, स्यू जुरिस कहलाता है। स्यू मतलब खुद, जुरिस मतलब जो उसके विधि उत्तरदायित्व ले सके, मतलब अपने मुकदमे का विधिक उत्तरदायित्व लेना ही क्या कहलाता है, स्यू जुरिस कहलाता है। अब अगला जो हमारा टर्म है वह है क्या, जंप बेल। क्या है, जंप बेल। अब सिंपली बेल जानते होंगे, बेल मतलब जमानत होती है। अब ये जंप बेल क्या होता है, जो जंप बेल है, यदि जमानत दी जाती है किस लिए, कुछ नियम शर्तों के साथ कि आप इतने समय पर मौजूद होंगे न्यायालय समक्ष या फिर आधिकारिक समक्ष अपनी बातों को मानने के लिए। तो ठीक इसी तरह क्या है जंप बेल का, कि आपको जब जमानत दे दी गई, आपको शर्तों के साथ जब जमानत दे दी गई, तो आप उस जमानत का फ़ायदा उठाकर क्या हो गए, फरार हो गए। न्यायालय ने कहा था कि इस समय हमारे सामने उपस्थित होना है, लेकिन आप उपस्थित नहीं हुए और आप क्या हो गए, फरार हो गए। किसके बाद, जमानत के पश्चात, कस्टडी से नहीं, जमानत देने के पश्चात आप यदि फरार हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, जंप बेल बोला जाएगा। अर्थात जमानत से छूटने के बाद फरार हो जाना ही क्या कहलाता है, जंप बेल कहलाता है। अगला है हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ सुने होंगे आप लोग, विधि का शासन, ठीक उसी प्रकार है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब ये होता है कि न्यायपूर्ण या फिर निष्पक्ष कानूनी कार्यवाही को हम क्या बोलते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब जो भी हमारी कानूनी कार्यवाही होगी, जो लीगली जो चीज़ें होंगी वह निष्पक्ष होंगी एवं न्यायपूर्वक होंगी, इसी चीज़ को क्या कहा गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा गया है। अगला है परजरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। परजरी है क्या, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, यदि आप न्यायालय की चीज़ों को देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि जब किसी गवाह को गवाही दी जाती है तो किसी चीज़ पर शपथ दिलाया जाता है। जैसे गीता पर हाथ रख के शपथ दिलाया जाता है कि आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे। लेकिन जब आप शपथ लेने के बावजूद भी क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, तब की स्थिति में यदि आप झूठ बोलते हैं तो उसके लिए जो लीगल टर्म है वह क्या, परजरी। मतलब शपथ के बावजूद, न्यायालय के समक्ष शपथ लेने के बाद भी झूठ बोलना क्या कहलाता है, परजरी कहलाता है। अर्थात न्यायालय में झूठी गवाही देने को हम क्या बोलेंगे, परजरी बोलेंगे। सिंपल था। अगला जो हमारा वर्ड है क्वैश। क्वैश मतलब सिंपल है, कोई वो बड़ा बर्डन नहीं, निरस्त करना, उसको समाप्त कर देना, निरस्त कर देना ही क्या कहलाता है, क्वैश कहलाता है। अगला जो हमारा लीगल टर्म है ऑम्बुड्समैन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। क्यों हम बता रहे हैं, रीजन भी क्या है इसके पूछ जाने के, इसलिए क्योंकि देखिए इसका सिंपल मतलब होता है कि जैसे कि अभी तक तो आप लोग जान रहे होंगे कि सीबीआई कई चीज़ें हैं अलग अलग, लेकिन अब जब जनता सीधे शिकायत करे और एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी की जांच करे, उसके खिलाफ जांच करे, तो वह जो सरकारी व्यक्ति होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑम्बुड्समैन। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऑम्बुड्समैन को क्या कहा गया है, लोकपाल कहा गया। हाल ही में लोकपाल का गठन हुआ और भारत के प्रथम लोकपाल कौन हुए हैं, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी
चंद्र घोष को क्या किया गया है, भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो दो इससे 3 चीज़ समझ में आई। पहला कि ऑम्बुड्समैन किसे कहते हैं, कि जनता की शिकायत पर सरकारी अधिकारियों की जांच करने वाले व्यक्ति को ऑम्बुड्समैन कहा जाता है, पहली चीज। दूसरी कि ऑम्बुड्समैन को भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं लोकपाल। दूसरा, तीसरा कि भारत में हाल ही में लोकपाल की नियुक्ति की गई, कौन है वो, पिनाकी चंद्र घोष हैं, भारत के प्रथम लोकपाल, याद रखिएगा। अगला जो हमारा टर्म है वह है टू एबेट अ क्राइम। एबेट मतलब होता है बढ़ावा देना है, सहभागिता है, बढ़ा देना उस चीज़ों को। जैसे कि एक व्यक्ति है, जा रहा है बी के पास, ठीक, वो उसका मन था एक आके क्या करना, उसके चोरी करना, पॉकेट मारना, केवल उसका इंटेंशन था घड़ी लेने का, उसके पास जो वॉच थी उसका वो लेने का मन था। लेकिन उसका एक फ्रेंड मिला एक सी, उसने कहा यार घड़ी नहीं, साथ में उसका पर्स भी मारेंगे। तो इसने, अब सी ने यहाँ क्या किया कि इसकी जो अपराध की जो कैपेसिटी थी उसको उसने क्या कर दिया, हाई कर दिया, बढ़ा दिया। तो वही चीज़ है कि अपराध को क्या करना, बढ़ा देना। टू एबेट अ क्राइम मतलब होता है किसी अपराध को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है, एबेट, टू एबेट अ क्राइम। एबेट का मतलब होता है सिंपली जान लीजिए बढ़ावा देना, सिंपल मीनिंग में। अगला जो हमारा है इन कैमरा, लीगल में जो टर्म है इन कैमरा, इसका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि इन कैमरे का मतलब क्या होता है। आप लोग जानते हो कि जनरली जो होती है, जो भी वाद मुकदमे चलते हैं यह जनता के समक्ष चलते हैं, जनता के सामने सुना जाते हैं मुकदमे। लेकिन जब बिना जनता के किसी स्पेशल चीज़ों में, जब बिना जनता के कोई मामला सुनाया जाए, जो फैसला सुनाया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, तो वह उसका जो टर्म है वह क्या है, इन कैमरा। इन कैमरा का मतलब जनता के बिना सुनवाई। अगला जो हमारा लीगल टर्म है वह है इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब सिंपल है, आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रेडमार्क या कॉपीराइट संबंधी यदि आपका अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे लीगल टर्म में, इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे। जैसे आपका कॉपीराइट है किसी एक बुक को लेकर, एक कॉपी उसने बुक लिखा, मान लीजिए माई लाइफ माई जर्नी करके एक बुक लिखी, लेकिन बी ने उसके इस कॉपीराइट जो उसकी है बुक के ऊपर उसका उल्लंघन किया, तो उसने क्या किया, इन्फ्रिंजमेंट किया। क्या किया, इन्फ्रिंजमेंट किया। अगला जो हमारा है एडवर्ड पजेशन। एडवर्ड पजेशन आप लोग के सिंपली जानते तो होंगे, लेकिन यह टर्म मतलब नहीं जानते होंगे, तो इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ए क्या है और एक बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, और एक भूमि का टुकड़ा है उसको मान लेते हैं एक्स। अब क्या है कि ए जो है, ए का विधिक रूप से इस पर अधिकार है, ए का यह विधिक रूप में इसका अधिकार है, लेकिन बी ने उस पर क्या कब्जा जमा रखा है। ए ने कब्जा नहीं जमा है, ए का वहाँ पर वास्तव में अधिकार है, क्या, विधिक अधिकार, लेकिन बी का विधिक अधिकार न होते हुए वहाँ पर उसने बी ने क्या किया, वहाँ पर कब्जा किया हुआ उस प्रॉपर्टी पर। तो बी ने यहाँ पर क्या किया, तो बी ने वहाँ पर क्या एडवर्ड पजेशन अर्थात जिस संपत्ति पर किसी अन्य का कानूनी दावा हो और कब्जा किसी ने कर रखा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ड पजेशन बोलेंगे। अगला है हमारा आज का टर्म, वो है क्या, इनएडमिसिबल एविडेंस। इनएडमिसिबल एविडेंस का मतलब ये होता है कि वह एविडेंस या फिर वह साक्ष्य जिसे न्यायालय स्वीकार न करे, अर्थात स्वीकार योग्य न हो, वैसे एविडेंस को हम क्या बोलेंगे, इनएडमिसिबल एविडेंस, अर्थात जिसे साक्ष्य के रूप में ग्राह्य न किया जा सके। अगला है डैमेज। डैमेज का जो लीगल मतलब होता है वह किसी नुकसान या फिर किसी मुआवजे से संबंधित होता है। यदि आपका कोई विधिक उल्लंघन हुआ है तो उसके फलस्वरूप जो आपके जो डैमेज हुआ है उसी को हम बोलते हैं सिंपली लीगल टर्म में नुकसान या मुआवजा, या फिर इसको डैमेज बोलेंगे। अगला जो हमारा लीगल टर्म है पैरोल, काफ़ी नाम सुना होगा या जनरली एक्सेप्ट सोसाइटी में चलता रहता है पैरोल का मतलब, लेकिन जान लेते हैं कि किसी विशेष प्रयोजन हेतु सशर्त निश्चित समय के लिए रिहाई क्या कहलाती है, पैरोल कहलाती है। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, उसको क्या कर दी गई, 7 वर्ष की क्या कर दी गई, सजा सुना दी गई, लेकिन अभी उसके क्या कर दिए गए, कुछ तीसरा वर्ष बीता ही था कि क्या हुआ कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसके जो फादर थे उसकी मृत्यु हो गई। तो अब यहाँ पर ए को सशर्त कुछ समय के लिए अपने पिता के दाह संस्कार में जाने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो यह जो निश्चित समय में सशर्त और विशेष प्रयोजन के लिए ए को जो रिहाई दी जा रही है यही क्या कहलाता है, पैरोल कहलाता है। समझ गए होंगे, सिंपल था। अब आज का जो लास्ट हमारा जो टर्म है वह है लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है कि एक ऐसा प्रश्न जिसमें उसका उत्तर भी छुपा हो, वैसे प्रश्न या क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे, लीडिंग क्वेश्चन बोलेंगे। मतलब कि उसमें
उसका अपेक्षित उत्तर सुझाया गया हो ही मतलब क्या होता है, वह लीडिंग क्वेश्चन। पहला जो टर्म है वह है क्या, लेक्स टैलिनिस। लेक्स टैलिनिस का मतलब क्या होता है, यह इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रश्न एज इट इज पूछा भी गया है। लेक्स टैलिनिस का मतलब होता है अनरिटेन लॉ। अनरिटेन लॉ को मतलब जो कि अलिखित कानून है या अलिखित विधि है, उसको लीगल जो टर्म है यूज किया जाता है उसके लिए, वह टर्म क्या है, लेक्स टैलिनिस है। लेक्स टैलिनिस का मतलब ही होता है कि वह कानून या वह विधि जिसे क्या किया गया है कि अनरिटेन फॉर्म में है, जो कि लिखा नहीं गया है। ये पहला टर्म था आज का हमारा। अगला जो हमारा टर्म है आज का वह क्या है, मूट कोर्ट। क्या है, मूट कोर्ट। यह अधिकतर बच्चों को पता भी होगा, यदि नहीं पता होगा तो यह एक सिंपल क्या है, एक टर्म है जिसका मतलब ये होता है, जैसा कि आप न्यायालय में जानते हैं क्या कहता है, फैसले सुनाए जाते हैं, न्याय की प्रक्रिया न्यायालय में होती है, ठीक उसी प्रकार का जो बच्चे वकालत की पढ़ाई या फिर न्याय संबंधित पढ़ाई करते तो उनके लिए एक प्रकार का यह आभासीय न्यायालय है, प्रैक्टिस का न्यायालय, जो वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं केसों को सुनने का, सुनाने का, वाद प्रतिवाद करने का, जो उनका एक मॉक ट्रायल किया जाता है एज ए बिगिनर, एज ए प्रैक्टिस के दौरान। तो वो जो आभासी न्यायालय होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूट कोर्ट बोलते हैं। तो इंग्लिश में मतलब समझ लेते हैं कि मॉक कोर्ट फॉर प्रैक्टिस बाय स्टूडेंट। सिंपल मतलब है कि मूट कोर्ट क्या है, तो मूट कोर्ट क्या है कि आभासी न्यायालय जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं वाद प्रतिवाद इत्यादि केसेस के अध्ययन के लिए। अब हम बात करते हैं डिटेंशन की। अगला टर्म हमारा डिटेंशन। डिटेंशन सिंपल टर्म है, डिटेंशन का मतलब सभी लोग जानते होंगे। तो डिटेंशन का मतलब ही होता है क्या कि नो फ्रीडम टू मूव। अब आपको स्वतंत्रता, ध्यान दीजिए एक पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह क्या है कि डिटेंशन का मतलब किस आर्टिकल से है। अब वो आपको बताना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि डिटेंशन से कौन सा आर्टिकल इफेक्ट होता है, कौन सा आर्टिकल प्रभावी होता है। अब हम आपको बता दें कि डिटेंशन से हमारा इतना क्लू दे देते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, प्रभावी होता है। अर्थात डिटेंशन में आपके स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लिया जाता है, अर्थात आपको नो फ्रीडम टू मूव होता है। अगला हमारा जो आज का लीगल टर्म है वह है क्या, कैपेसिटी। अब ध्यान दीजिए, कैपेसिटी तो एक नॉर्मल वर्ब है, टर्म है, लेकिन कैपेसिटी का मतलब क्या है लीगल टर्म में। तो कैपेसिटी का मतलब होता है लीगल टर्म में क्या होता है कि लीगल पावर, आपके पास जो लीगल पावर या विधिक शक्ति है या विधिक अधिकार है, उसी को लीगल टर्म में क्या कहा गया है, कैपेसिटी कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, लीगल टर्म पावर या फिर लीगल पावर, सॉरी हाँ। अगला हमारा जो टर्म है वह है क्या, काउंटर साइन। अब काउंटर साइन का मतलब क्या होता है, देखिए काउंटर साइन जो है वह साइन है, देखिए साइन तो सिंपली जानते हैं कि अपने हस्ताक्षर करना वो साइन होता है, लेकिन काउंटर साइन क्या है, तो काउंटर साइन किसी का साइन किसी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज पर करना, वह क्या कहलाता है, काउंटर साइन कहता है। मतलब कि टू एड्स वंस सिग्नेचर टू द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड काउंटर साइन। मतलब किसी के साइन को दस्तावेज या डॉक्यूमेंट पर करना ही क्या कहलाता है, काउंटर साइन कहलाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, टर्म है, वह है क्या, इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन को लीगली टर्म में या फिर हम बोल दें कि बैंक करप्ट पर्सन को हम क्या बोलेंगे, तो इंसॉल्वेंट पर्सन बोलेंगे, या फिर इंसॉल्वेंट पर्सन को हम क्या बोलेंगे, बैंक करप्ट या दिवालिया बोलेंगे। ठीक, अगला हमारा आज का टर्म है वह क्या है, एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, यह एग्जाम में एज इट इज़, यदि आप BHU LLB का एग्जाम दे रहे होंगे तो यह एग्जाम में पूछा भी गया है। एडजुडिकेशन का मतलब होता है क्या कि डिसीजन गिवन बाय ए कोर्ट, मतलब कि एक जो फैसला जो कि न्यायालय के द्वारा दिया जा चुका है, वह फैसला को हम क्या बोलते हैं, एडजुडिकेशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले को क्या बोला जाता है, एडजुडिकेशन। अगला हमारा है कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो यह टर्म वहाँ पर देखने को मिल सकता है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या है, देखिए प्रॉमिसेस, जब कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटर होते हैं तो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पर्सन की अनिवार्यता होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मान लीजिए ये A है और ये B है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए A कुछ प्रॉमिस करता है, B कुछ प्रॉमिस करता है, तो दोनों का एक दूसरे को प्रॉमिस करना, A का प्रॉमिस B को और B का प्रॉमिस A को, जो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं वही प्रॉमिस एक दूसरे के लिए क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहलाता है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। A एक व्यक्ति है, B से वह कार खरीदने की बात कहता है कि वह B की कार खरीदेगा।
बी की कार खरीदेगा तो बी को, अब बी इसको क्या देगा, कार देगा। उसने ये प्रॉमिस किया, बी ने ए को प्रॉमिस किया कि वो अपनी कार देगा, तो ए ने कहा कि हम तुमको इसके लिए कितना रुपया देंगे, मान लो 20,000 रुपया, 20,000 रुपीज़ हम तुमको देंगे। तो ए का प्रॉमिस बी के लिए क्या है कि हम 20,000 रुपये देंगे, और बी का प्रॉमिस ए के लिए क्या है, कार देंगे। तो ये एक दूसरे को जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं, यही प्रॉमिस क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा जो टर्म है वह है क्या, लिक्विडेटेड डैमेज, और अगला है अनलिक्विडेटेड डैमेज। अब ध्यान दीजिए, लीगल टर्म में डैमेजेस की चर्चा की गई है, डैमेज के बारे में पूछा जाता है। तो सिंपली हम जान लेते हैं कि डैमेज दो प्रकार के होते हैं, या तो होगा क्या अनलिक्विडेटेड और या होगा लिक्विडेटेड। दो प्रकार के डैमेज की चर्चा की गई है, तो इसके हम बारी बारी से जान लेते हैं। डैमेज का मतलब होता है क्षति या हानि, जो हानि या क्षति होती है उसी के मुआवजे को लेकर ये दोनों चीज़ें क्या है, निर्धारित की गई हैं। तो हम इसकी चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले करेंगे हम लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है। जैसा कि हम पढ़ के बताएं कि द प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द एग्रीड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बाय प्रूविंग द एग्जैक्ट लॉस सफर्ड। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आसानी से समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने बी की क्या की कि एक मान लीजिए जो कार तोड़ दी, और कार के उस शीशे का दाम था कितना, 10,000 रुपये। तो इस एग्जैक्ट जो 10,000 रुपये यह तोड़ा गया, यदि वह मुआवजे से प्राप्त करता है जितना उसका लॉस हुआ है, एग्जैक्ट वही जो जितना उसका लॉस हुआ है, यदि वह प्राप्त करता है तो वह डैमेज क्या कहलाएगा, लिक्विडेटेड डैमेज कहलाएगा। मतलब यह पहले से फिक्स होता है, इसमें आपको भरपाई जितनी लॉस हुआ है, जितना आपका सफ़र हुआ है, उतनी आपको दे दी जाएगी। वह किसमें है, लिक्विडेटेड डैमेज में। लेकिन अनलिक्विडेटेड डैमेज में क्या, इसमें भी मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट इसमें प्री डिटरमाइन नहीं करता है। समझ लेते हैं कैसे, कि डैमेजेस टू बी एक्सेड बाई कोर्ट, कोर्ट के द्वारा डैमेज दिया जाएगा एज देयर आर नॉट प्री डिटरमाइंड। इसमें प्री डिटरमाइंड नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता कि कितना मुआवजा है, कितनी आपको उसकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। लेकिन लिक्विडेटेड डैमेज में जितनी आपकी क्षति हुई है उतनी ही आपको एग्जैक्ट जितना आपका लॉस हुआ है उतना ही आपको भरपाई कर दी जाएगी। किसमें, लिक्विडेटेड में। लेकिन अनलिक्विडेटेड में यह चीज़ नहीं होती, प्री डिटरमाइंड नहीं होती। तो अगला हमारा आज का टर्म है वह है क्या, एफिडेविट। एफिडेविट सिंपल है, इसका मतलब इतना जान लीजिए, लेटर ऑफ ओथ, शपथ के पत्र को जो कि एक विधिक अधिकारी के समक्ष लिया जाता है वह क्या कहलाता है, एफिडेविट कहलाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ एक यहाँ पर यह है कि एफिडेविट को बनाने वाले या फिर जो शपथ लेता है, लेटर ऑफ ओथ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं क्या, डिपोनेंट। ये बात ध्यान रखिएगा कि एफिडेविट या फिर शपथ लेने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, डिपोनेंट बोलेंगे। ये कहीं लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए, नहीं तो बाद में पछताएंगे कि बताया नहीं गया। अगला हमारा जो टर्म है वो क्या है, कॉन्जुगल राइट। अब कॉन्जुगल राइट से प्रश्न पूछा गया, इससे कैसे पूछा गया ये देख लीजिए। यह टर्म आया होगा कि हस्बैंड और वाइफ के साथ रहने के रिश्ते को या फिर राइट को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कॉन्जुगल राइट या फिर दाम्पत्य का अधिकार। तो क्या है कि हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ राइट टू ईच अदर्स कंपनी, कि हस्बैंड और वाइफ को अपनी कंपनी में रहने का अधिकार है, एक इधर कंपनी में रहने का अधिकार है, वही क्या है, कॉन्जुगल राइट। मतलब दोनों के साथ में रहने का अधिकार है किसके पास, हस्बैंड और वाइफ के, वह क्या है, कॉन्जुगल या फिर दाम्पत्य का अधिकार है। अगला है हमारा रेसिडिविस्ट। रेसिडिविस्ट का मतलब होता है हैबिचुअल ऑफेंडर, मतलब जो बार बार क्राइम करे, बार बार ऑफेंस कमिट करे, उसको हम क्या बोलेंगे लीगल टर्म में, उसको हम बोलेंगे क्या, रेसिडिविस्ट। मतलब कि बार बार, एक बार करे क्राइम, दो बार करे, तीन बार करे, मतलब वो क्राइम करते जाए, एक क्राइम करके रुके ना, वह बार बार का मनमाना हो, तो वह क्या कहलाएगा, उसके लिए क्या टर्म है, उसके लिए है रेसिडिविस्ट। रेसिडिविस्ट का मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर। अगला हमारा टर्म है आज का टॉर्ट फ्रीजर। टॉर्ट फ्रीजर का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो टॉर्ट करता हो, टॉर्ट करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, टॉर्ट फ्रीजर। मतलब वन हु कमिट्स टॉर्ट, मतलब टॉर्ट फ्रीजर। अब अगला हमारा आज का लास्ट टर्म है स्यू जेनेरेसिस। स्यू जेनेरेसिस का मतलब होता है ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब अपने प्रकार का, एक अपने प्रकार का यूनिक जो हो, वह क्या कहलाएगा,
जेनेसिस का आज का हमारा लीगल टर्म है वह क्या है, कॉन्स्पिरेसी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कॉन्स्पिरेसी एक क्या है, फेमस वर्ड है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी का मतलब ये होता है कि जब आप कोई क्राइम करने जाते हैं तो उसके पहले जो आप सीक्रेट प्लान बनाते हैं उस क्राइम को करने के लिए, वही क्या कहलाती है, कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। मतलब क्या कि सीक्रेट प्लान टू कमिट अ क्राइम इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी। आज का अगला टर्म है हमारा एक्स पार्टी डिसीजन। एक्स पार्टी डिसीजन का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के पश्चात केवल कोर्ट एक ही पार्टी को सुने और अपोनेंट को न सुने, तो वहाँ पर बिना अपोनेंट के सुने यदि कोर्ट अपना फैसला देती है तो उस डिसीजन को हम क्या बोलेंगे, एक्स पार्टी डिसीजन बोलेंगे। मतलब क्या कि विदाउट हियरिंग द अपोनेंट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड एक्स पार्टी डिसीजन। और आज का हमारा अगला लीगल टर्म है द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस कोर्ट को कहेंगे? वही कोर्ट को कहेंगे कि जो कोर्ट अपने अवमानना के लिए आपको दंडित कर सके। मतलब सही सुना आपने, यदि आप कोर्ट की अवमानना करते हैं और यदि कोर्ट वह अपने अवमानना के लिए आपको दंडित करती है तो वह कोर्ट क्या कहलाएगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाएगा। मतलब क्या है, मतलब समझिए कि कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, वही कोर्ट कर सकती है जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अगला हमारा टर्म है आज का क्या, सेडिशन। सेडिशन का मतलब ये होता है कि यदि आप अपने कि गवर्नमेंट के खिलाफ है हेट्रेड पैदा करते हैं, डिसअफेक्शन पैदा करते हैं, आप अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई कंटेम्प्ट करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप सेडिशन कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, यदि आप अपने सरकार के पास कोई जहर फैला रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ कार्य कर रहे हैं जिससे सरकार के क्या हो रही है, हानि हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो वह क्या होगा, वह सेडिशन कहलाएगा। अगला मतलब सिंपल समझ लेंगे कि इंसाइटिंग अ डिसअफेक्शन, हेट्रेड, कंटेम्प्ट अगेंस्ट अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड सेडिशन। अगला आज का हमारा जो टर्म है वह है क्या, जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन के बात अधिकतर आप युद्ध के समय सुनते होंगे, जब वार होने की स्थिति होती है तो उस समय जेनेवा कन्वेंशन की बातें काफ़ी उभरने लगती हैं, सामने आने लगती हैं। तो जो जेनेवा कन्वेंशन है यह युद्ध में जो कैदी बना लिए जाते हैं युद्ध के दौरान दूसरे देशों द्वारा, तो उन्हीं कैदियों के कानूनों से संबंधित, उनके अधिकारों से संबंधित चीज़ों को हम क्या कहते हैं, जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि द लॉ रिलेटिंग टू द प्रिजनर्स ऑफ वार हैज़ बीन कोडिफाइड। बस आप इतना समझिएगा जेनेवा कन्वेंशन से कि जो युद्ध में बनाए गए कैदी होते हैं, जो कैदी हो जाते हैं, बंदी होते हैं, जो योद्धा होते हैं, जो कैद कर लिए जाते हैं, उनसे संबंधित जो नियम क्या कानून है वह किससे संबंधित है, वह है जेनेवा कन्वेंशन से। अगला हमारा है इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब होता है कि आपकी अपनी संपत्ति या संपत्ति के ऊपर जो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी एंड प्रॉपर्टी, वही क्या कहलाती है, वह कहलाती है इनकम्बरेंस कहलाती है। अगला आज का हमारा लीगल टर्म है वह क्या, कॉर्पोरेटिव एविडेंस। कॉर्पोरेटिव एविडेंस का मतलब ये है कि कोई, पहली बात जान लीजिए एविडेंस क्या होता है। एविडेंस का मतलब ये होता है किसी घटना को, किसी सरकमस्टांसेस को या फिर किसी क्राइम को सत्यापित करने के लिए या प्रमाणित करने के लिए जो वस्तुएं उसको सत्यापित करती हैं वही क्या कहलाती हैं, साक्ष्य या एविडेंस कहलाती हैं। लेकिन कभी कभी इन साक्ष्यों को भी दूसरे साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है जो इन साक्ष्यों को अधिक प्रभावी बनाती हैं। तो वो जो दूसरे साक्ष्य हैं जो इन साक्ष्यों को प्रभावी बना रहे हैं वही साक्ष्य क्या कहलाते हैं, वही कहलाते हैं कॉर्पोरेटिव एविडेंस। मतलब कि एविडेंसेस विच सपोर्ट अदर एविडेंस इज कॉल्ड क्या, कॉर्पोरेटिव एविडेंस। अगला हमारा है इजडम जेनेरेसिस। इजडम जेनेरेसिस का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो कि क्या है, एक सेम नेचर की हो, एक सेम काइंड की हो, वह क्या कहलाएगी, इजडम जेनेरेसिस कहलाएगी। अगला हमारा जो टर्म है वह क्या, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता ही है क्या कि यदि मान लीजिए कि आप दो लोग आपस में क्या कर रहे हो, विवाद कर रहे हो, तो विवाद की स्थिति में कोई अगला बंदा आए और उनके बीच में सुलह करा दे, मध्यस्थता करा दे, तो वह जो सी आया, जो तीसरा बंदा आया, वही क्या है, जिसने मध्यस्थता कराई, जो मध्यस्थ दोनों के बीच में जिसने सुलह कराई, उसी के लिए जो लीगल टर्म है वह क्या, आर्बिट्रेशन है। अगला जो आज का हमारा लीगल टर्म है वह क्या है, एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिनेशन का मतलब होता है
कि द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति का हस्तांतरण ही क्या कहलाता है, एलिनेशन कहलाता है। अगला आज का हमारा लीगल टर्म है मोटिव। अब ध्यान दीजिए, यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपके उस कार्य के पीछे कोई एक उद्देश्य होता है, तो वही उद्देश्य क्या कहलाता है, मोटिव कहलाता है। एन पर्पस बिहाइंड एन एक्शन इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड मोटिव। मतलब आप कोई कार्य करने जाएंगे, मान लीजिए कि एक बी को मारने गया एक थप्पड़, तो ऐसे तो मारेगा ही नहीं, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, या किसी ने कहा होगा, या उसके पहले से उसकी दुश्मनी होगी, तो कोई ना कोई एक कारण होगा, एक उद्देश्य होगा। तो वही जो कारण या उद्देश्य है वही क्या कहलाता है, मोटिव कहलाता है। अगला हमारा वो जो लीगल टर्म है वह क्या है, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का सिंपली मतलब होता है लापरवाही। लापरवाही से मतलब यह है कि यदि आप सिंपल समझ लीजिए कि जो चीज़ लापरवाही संबंधित होती है, जो केयरनेस नहीं होते जिन चीज़ों में, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेग्लिजेंस कहते हैं। आपके नेग्लिजेंस लापरवाही कारण क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वह नेग्लिजेंस है। तो सिंपली ग्रॉस केयरलेसनेस का मतलब ही क्या है, नेग्लिजेंस है। अब बात आई प्रोवोकेशन की। अगला लीगल टर्म हमारा प्रोवोकेशन। अब प्रोवोकेशन क्या है कि मान लीजिए कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे के लिए कोई एक ऐसा कार्य करे कि कोई एक ऐसा वर्ड बोले दूसरे बंदे को कि जिससे अगला बंदा जिसको वो बोला जा रहा है वह क्या करे, अपना सेल्फ कंट्रोल खो दे। तो ए ने यहाँ पर क्या किया, प्रोवोकेशन किया। एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ए और बी दो क्या है, पर्सन है। ए बी को कुछ ऐसा कहता है, या कोई ए बी के लिए कुछ ऐसा चिढ़ा देता है मान लो, और इतना ज़्यादा चिढ़ा देता है कि बी अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है। तो ए ने यहाँ क्या किया, बी को, ए ने बी को यहाँ पर प्रोवोक किया। तो वही बात कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के लिए कोई ऐसा कार्य करना कि जिससे अगला व्यक्ति क्या हो जाए, अपना सेल्फ कंट्रोल खो दे, तो वही चीज़, वही कार्य क्या कहलाता है, प्रोवोकेशन कहलाता है। मतलब कि कंडक्ट और वर्ड्स कॉजिंग समवन टू लूज हिज सेल्फ कंट्रोल इज व्हाट इज प्रोवोकेशन। अगला हमारा है फ्रैगलेंट डेलिक्टो। फ्रैगलेंट डेलिक्टो का मतलब परोक्ष रूप से, जो सामने है, रेड हैंडेड है, वही क्या कहलाता है, फ्रैगलेंट डेलिक्टो कहलाता है। आज का हमारा लास्ट जो टर्म है वह है क्या, एक्स ग्रेसिया। एक्स ग्रेसिया का मतलब डन एज अ मैटर ऑफ फेवर, मतलब किसी के फेवर में किया गया कोई कार्य, वही क्या कहलाएगा, एक्स। शुरू करते हैं। देखिए सबसे जो पहला हमारा लीगल टर्म वो क्या है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट्रिया। देखिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह जो सबसे पहला ही क्या जो लीगल फ्रेज है हमारा आज का, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए जब आप क्राइम पढ़ रहे होंगे तो क्राइम के दो मेन इंग्रेडिएंट बताए गए, दो मेन इसेंशियल एलिमेंट बताए गए। कौन कौन से, तो आप सभी जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। वह क्या होता है, एक्टस रियस होता है, क्या, एक्टस रियस, और दूसरा क्या होता है, मेंस रिया। क्या होता है, एक्टस रियस और मेंस रिया ही क्या होती हैं, दो आपके मेन एलिमेंट होते हैं किसके लिए, किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए। जब इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो वह क्राइम नहीं माना जाएगा। मतलब कि हम रॉन्ग, देखिए एक्टस रियस का मतलब क्या होता है, एक्टस रियस का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्शन, और मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। मतलब कि किसी कार्य को करने के लिए जो कार्य किया जाता है, किसी क्राइम में जो कार्य किया जाता है, जो एक्शन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्टस रियस। और उस कार्य के लिए जो हमारे मन में दुराशय होता है, जो गिल्टी इंटेंशन होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, मेंस रिया। तो कभी कभी आपसे मेंस रिया का भी मतलब पूछ देता है तो उसका मतलब होता है गिल्टी माइंड। तो इन्हीं दोनों का जो कंपोजिट फॉर्म फ्रेज का बनाया गया है, वही कंपोजिट फॉर्म ये है। ध्यान रखिए, मुझे इतने बताने का, रामायण महाभारत बताने का मतलब क्या था, इसको समझाना कि ये जो आपके क्राइम का मेन पार्ट है कि किसी क्राइम को कमिट करने के लिए मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों का कंबाइंड फॉर्म होना जरूरी है। यदि इनमें से कोई भी एक ड्रॉप होगा तो क्राइम नहीं होगा। मतलब हम किसी का, मान लीजिए डॉक्टर क्या करता है, किसी का इलाज करता है, कोई मर जाता है, तो क्या वो क्राइम करता है, नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसका इंटेंशन क्या होता है, फेथफुल होता है, जो गुड फेथ होता है। लेकिन जब हमारा इंटेंशन गिल्टी माइंड का हो, किसी को हानि पहुंचाने का हो, तभी वह जो हमारा कार्य होगा वह किस कैटेगरी में ड्रॉप हो जाएगा, वह हो जाएगा क्राइम। तो इन्हीं चीज़ों को एक फ्रेज के माध्यम से बताया गया, वह क्या, कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट्रिया आपके एग्जाम में पूछा गया। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, The act itself does not constitute guilt unless done with guilty intention। देखिए कोई भी कार्य किसी कार्य को क्राइम या ऑफेंस या अपराध
नहीं बनाता। कब तक? जब तक कि उस कार्य के पीछे आपका गिल्टी इंटेंशन या फिर दुराशय न हो। जब आपके उस कार्य के पीछे कोई मकसद होगा, किसी को हानि पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, या कोई उसके पीछे आपका बैड फेथ होगा, देन वो कार्य तभी क्या कहलाएगा? वह क्राइम कहलाएगा। देखिए दिया ना कि कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस मतलब जब तक कि गिल्टी इंटेंशन उसके साथ न जुड़ा हो। तो यही चीज़ें हैं जो हम बताना चाह रहे थे। तो पहली चीज़ क्लियर हुई। और दूसरा फेज आज का हमारा है कि इग्नोरेंसिया फेसिट डज एक्सक्यूट। देखिए आपको हमने बताया था, यदि आपने वीडियो देखा होगा, कि हमारे लॉ में दो चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हैं। फैक्ट का यदि आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं तो वो चीज़ें एडमिसिबल हैं, लेकिन यदि आप लॉ का एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि मुझे यह लॉ मालूम नहीं था, जैसे कि मुझे यह कानून की जानकारी नहीं थी कि यह जो कानून बना, तो इसका आप बचाव या डिफेंस ले सकते हैं। नहीं, आप बचाव या डिफेंस ले सकते हैं किसका? फैक्ट का। आपको जो एक्सक्यूज़ मिलता है फैक्ट का मिलता है, किसका? लॉ का नहीं मिलता। तो यही चीज़ें दो फ्रेजेस के माध्यम से समझाई गई जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या क्या है? पहला है कि इग्नोरेंस फेसिट डथ एक्सक्यूट। फेसिट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? फैक्ट से। ध्यान रखिएगा, फेसिट का फैक्ट, यदि पूछ दे इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूट, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले से हम शुरुआत करते हैं कि इग्नोरेंसिया फेसिट डथ एक्सक्यूट का मतलब होता है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। मतलब हम फैक्ट का एक्सक्यूज ले सकते हैं किसमें? लॉ में। यदि हमारे पास फैक्ट की जानकारी नहीं है तो हम उसको एज अ डिफेंस या एज अ एक्सक्यूज के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। पहली चीज़ है। अब हम दूसरी चीज़ की बात करें कि इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूट। इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूट का मतलब होता है कि हम लॉ का एक्सक्यूज नहीं ले सकते, या फिर लॉ को कि हम कहें कि हमको इस लॉ की जानकारी नहीं थी तो हम उसको एक डिफेंस के रूप में यूज कर सकें, ये चीज़ें हमारे प्रावधान में नहीं है। मतलब क्या होगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब लॉ का इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा, फैक्ट नहीं माना जाएगा। फैक्ट का इग्नोरेंस माना जाएगा एक्सक्यूज, लेकिन लॉ का इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। अगला हमारा टॉपिक है लेक्स लोसी डेलिक्टस। लेक्स लोसी डेलिक्टस का मतलब होता है कि जिस स्थान पर क्राइम हुआ है वहाँ की विधि। मतलब क्या कि द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर क्राइम टुक प्लेस। मतलब क्या, इसका समझाते हैं। जैसे कि एक स्थान है, अब मान लीजिए अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद क्षेत्र का जो विशेष वहाँ पर क्या होगा, जो वहाँ का कानून नियम रीति रिवाज जो भी होगा वही वहाँ का क्या कहलाएगा? लेक्स लोसी डेलिक्टस। मतलब द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर क्राइम टुक प्लेस। मतलब समझ गए। अगला हमारा प्रश्न है रेस्पोंडेंट सुपीरियर। अगला फ्रेज है रेस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब क्या होता है? देखिए रेस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब होता है कि लेट द प्रिंसिपल बी हेड रिस्पॉन्सिबल। मतलब देखिए जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने कार्य के एम्प्लॉय के रूप में रखता है और वह कार्य कराता है, तो उस कार्य अवधि के दौरान, मतलब जब वह व्यक्ति उसके अधीन कार्य कर रहा है और उसके जॉब पीरियड में हो, मतलब एक समय जब उसके अधीन कार्य कर रहा हो, तो उस पीरियड में यदि उससे कोई घटना होती है तो उसके लिए वह व्यक्ति नहीं, कौन जिम्मेदार होगा? वह सुपीरियर या उसका वह बॉस होगा। जैसे हम कहें कि ए क्या है? एक व्यक्ति है, कार चालक है, वह बी एक कंपनी के अधीन कार चलाता है, बी की कंपनी की कार चलाता है। अब बी कहता है कि तुम जाओ ए को क्या करो? ड्रॉप कर दो। कहाँ पर ड्रॉप कर दो? एयरपोर्ट। ए क्या करता है कि एयरपोर्ट ड्रॉप करके नहीं, उसको कहीं और भगा ले जाता है। तो यहाँ पर कौन, वो यहाँ पर, या फिर कह लें कि एक एक्सीडेंट कर देता है कार का, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ए होगा कि बी होगा? बी होगा। क्यों? क्योंकि ए किसके अधीन कार्य कर रहा है? बी के अधीन। तो इसीलिए यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या किसकी होगी? बी को होगा। तो यही चीज़ कहलाती है कि लेट द प्रिंसिपल। यहाँ प्रिंसिपल कौन है? बी है, और ए क्या है? उसका एजेंट है। तो एजेंट द्वारा किए गए कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बी होगा। कब? एक बात ध्यान रखिएगा, कब? जबकि यह इसके बी के एम्प्लॉयमेंट पीरियड में हो। यदि मान लीजिए इसका समय समाप्त हो गया, जॉब का टाइम खत्म हो गया, अब वह अपने डेली रूटीन में है, यदि उस समय कोई कार्य करता है तो यह रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन जब यह एम्प्लॉयमेंट पीरियड में है तब यदि कोई कार्य करता है तो यह इसका जो बॉस है या फिर जो सुपीरियर है यह रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यही कहने का इसका मतलब है, रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल बी हेड रिस्पॉन्सिबल। अगला हमारा टर्म है क्या कि सॉल्यूस पॉपुली ईस्ट सुप्रीमा लेक्स। मतलब
कि जो लोगों की भलाई होती है वह जो लॉ होता है वह सुप्रीम लॉ होता है। मतलब कि द वेलफेयर ऑफ द पीपुल इज द सुप्रीम लॉ। कोई ऐसा कानून जिससे लोगों का भला हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को क्या मिले, प्रभाव उत्पन्न हो, जिससे लोगों की भलाई हो, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है द सोलिस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। मतलब द वेलफेयर ऑफ द पीपुल इज द सुप्रीम लॉ। ठीक है, हम जो अगला हमारा लीगल टर्म है वह क्या है, उबी जस ईबी रेमेडियम। देखिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट और सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है कि वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। मतलब हर अधिकार के लिए क्या है, आपका उपचार है। हर नुकसान या अधिकार के लिए क्या है, आपका उपचार है। मतलब वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी, मतलब जहाँ गलत होगा उसका उपचार है आपके पास, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उबी जस ईबी रेमेडियम। यह ध्यान रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न जो लीगल फ्रेज है क्या है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंसेंट वाला एक जो टर्म है उसके लिए आता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि डैमेज सफ़र बाय कॉन्सेंट नॉट कॉज ऑफ एक्शन। इसका एक फेमस केस भी है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड का केस है, उसका यह फेमस डायलॉग भी है, क्या वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखिए इसका मतलब ये होता है कि यदि आपके कंसेंट से आप कोई कहीं जगह जाते हैं और वहाँ पर आपको इंजरी होती है तो वह उस एक्शन का मतलब वह उसके लिए ऑफेंस या उसके लिए आप दावा नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें था क्या, जैसे कि आप जाते हैं मैच देखने और मैच में गेंद आकर आपको लग जाती है, तो क्या आप उसके लिए उस व्यक्ति को जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप जब वहाँ पर देखने गए तो ऐसा माना जाएगा कि उस डेंजरस सिचुएशन में आपने अपना कंसेंट दिया था। क्या कंसेंट दिया था कि यदि उसके दौरान कोई घटना होती है, चाहे गेंद से चाहे कैसे भी, तो आप उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आपका वहाँ पर उसको क्या मिला हुआ है, कंसेंट दिया हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो यही चीज़ है कि यदि किसी के कंसेंट से कोई चीज़ होती है तो वह उसके लिए अगला व्यक्ति लाइबल नहीं होगा। मतलब वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। अगला हमारा जो लीगल फ्रेज है वह क्या कहता है कि क्वी फेसिट एलियम फेसिट पर से। मतलब कि ही एक्ट्स थ्रू अदर्स इज डीम्ड टू एक्ट इन पर्सन। मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कार्य को दूसरे व्यक्ति से करवाता है, कहता है कि जाओ उसको दो तो खींच के दे के आओ कान के नीचे, तो क्या कहता है कि अब वह व्यक्ति करवा तो रहा है काम बाय एन एजेंट, लेकिन वह व्यक्ति भी जो दूसरे के द्वारा काम करवा रहा है वह व्यक्ति भी उतना ही लाइबल होगा जितना वह दूसरा व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है। तो वही चीज़ है कि क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से का मतलब ही एक्ट्स थ्रू अदर्स इज डीम्ड टू एक्ट इन पर्सन। मतलब कोई व्यक्ति कोई दूसरे के द्वारा काम करा रहा है तो वह माना जाएगा कि वह कार्य उसी व्यक्ति ने किया है जिसने वह दूसरे से कार्य करवाया। हमको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे ए क्या है कि बी से कहता है कि जाओ सी को क्या करो, पैर तोड़ दो, तो अब बी गया सी का पैर तोड़ दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि यहाँ पर ए के द्वारा सी का पैर तोड़ा गया, उसके ऊपर सेम ऑफेंस लगेगा जो कि बी के ऊपर लगेगा। मतलब बी और ए सेम लाइबल होंगे उसके पैर तोड़े जाने के लिए। मतलब कार्य भले ही इसके द्वारा कराया गया लेकिन उतना ही लाइबल होगा ए भी, क्योंकि ए के द्वारा कहने पर ही बी ने कार्य किया। मतलब वही चीज़ है कि एक्ट्स थ्रू अदर्स इज डीम्ड टू बी एक्ट इन अ पर्सन। अगला हम जो आज का लास्ट है लीगल फ्रेज हुआ क्या है, एक्स एक्वा एट बोनो। मतलब इन जस्टिस एंड गुड फेथ। मतलब कि क्या होता है कि न्यायवाद और साथ में क्या है, पहला जो टर्म है हमारा वह है क्या, किक मैन। क्या है, किक मैन। अब किक मैन होता क्या है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया। यदि आप बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको यह वर्ड पर जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें देखने को मिला होगा कि यह किक मैन होता क्या है। अब ध्यान दीजिए ये होता क्या है। जैसे आप यदि कोई व्यापारिक सौदा करते हैं तो उस व्यापारिक सौदे में आप यदि किसी सरकारी अधिकारी को, गवर्नमेंट ऑफिसर को यदि आप कोई अवैध कमीशन देते हैं, लीगल नहीं इनलीगल, यदि आप उसको कमीशन देते हैं, देन वह दिया जाने वाला कमीशन ही क्या कहलाता है, किकमैन। मतलब कि व्यापारिक सौदे में किसी सरकारी अधिकारी को दिया जाने वाला अवैध कमीशन ही क्या है,
किकमैन है। सिंपल मतलब था कि किसी व्यापारिक सौदा होगा, व्यापारिक सौदा में यदि कोई इन्वॉल्व है, सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उसको दिए जाने वाला अवैध कमीशन ही क्या कहलाएगा? किकमैन कहलाएगा। अगला हमारा जो आज का टर्म है वह है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है कि समझिए, जैसा कि लिखा भी है यहाँ पे कि जब कोई देश किसी तथाकथित अपराधी, भगौड़े, अब ध्यान दीजिए जो वर्ड आए ये काफी महत्वपूर्ण है, अपराधी, भगौड़े या फिर बंदी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कौन सा? बंदी। बंदी को क्या करे? पकड़कर उसे उसके देश, जिस देश से वह अपराधी बिलोंग करता है, को यदि वापस सौंप देता है तो वह क्या कहलाता है? एक्स्ट्राडिशन कहलाता है। अब हम इसको चाहे तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्या है? अपराधी है, वह कहाँ का रहने वाला है? मान लीजिए एक इंडिया का रहने वाला है और उससे क्राइम कमिट करने के बाद उसे एक कहाँ पकड़ा गया? अमेरिका में पकड़ा गया। कहाँ पर? अमेरिका में। अब अमेरिका क्या करे कि जो उसका मूल निवास क्षेत्र में जहाँ का वह नागरिक है, कहाँ का है? इंडिया का, पुनः इंडिया को सौंप दे। तो ए ने क्राइम कमिट किया जो कि इंडिया का है, अमेरिका ने पुनः उसे देश पकड़कर वापस लौटा दिया। तो यही जो प्रोसेस है, यह क्या है? एक्स्ट्राडिशन है, मतलब एक्स्ट्राडिशन है। अगला जो हमारा आज का टर्म है वह है क्या? लोकस स्टैंडी, जिसको सिंपली जिसका मीनिंग होता है अधिकारिता। क्या होता है? अधिकारिता। अब यह लोकस स्टैंडी का सिंपल मतलब है कि हस्तक्षेप करने का अधिकार। हस्तक्षेप करने के अधिकार को हम सिंपली टर्म में क्या बोलते हैं? लोकस स्टैंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस स्टैंडी। देखो पूछे कि लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है, तो ये अधिकारिता समझता है। कौन सा अधिकार? हस्तक्षेप करने का अधिकार। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस आज के इस वीडियो में जितने भी टर्म हमने बताए हैं सब के सब एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके आने की संभावना है ही। अगला हमारा जो टर्म है आज का वह है क्या? एक्विटेड। अब एक्विटेड का मतलब क्या होता है? जैसे अब सिंपली अब यहां लिखा भी है कि अपराध से मुक्ति को क्या बोलते हैं? एक्विटेड बोलते हैं। अब मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति है और न्यायालय ने इसे क्या किया? इसके ऊपर फैसला सुनाया। एक के ऊपर आरोप था कि वह क्या किया? उसने चोरी की है, थेफ्ट किया है। लेकिन न्यायालय को सबूत के बाद पता चला, सभी चीजों के बाद, कि ए ने कोई चोरी नहीं की है। तो ए को क्या कर दिया गया? बाइज्जत बरी कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। तो जो ये बाइज्जत बरी किया गया, अर्थात उस अपराध से जो मुक्ति मिली वही क्या कहलाती है? एक्विटेड। अर्थात जब किसी के ऊपर कोई अपराध लगाया जाता है एवं न्यायालय उस अपराध से उसको मुक्ति देता है कि नहीं, इसने ये क्राइम नहीं कमिट किया था, इसमें इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, देन वह क्या कहलाएगा? उसके लिए क्या टर्म है? एक्विटेड टर्म है। क्या है? एक्विटेड। जो लोग चाहते हैं कि इन चीजों को लिख लें तो वो लिख कर यदि याद करते हैं तो और भी सिंपल है। आप चाहें तो इसको आराम से लिख सकते हैं, लिख के याद करेंगे तो चीजें आसानी से याद होंगी। अगला जो हमारा टर्म है आज का वह है लेटर रोगेटरी। लेटर रोगेटरी क्या मतलब है? यह काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप डी और बीएचयू के एग्जाम दिए होंगे या फिर इस बार देने जा रहे हैं तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, इसके पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि सिंपल लिखा हुआ है, किसी न्यायालय द्वारा उसमें न्यायशील मुकदमे को दूसरे देश में स्थित मौजूद गवाह के बयान को लेकर किए जाने वाले प्रार्थना पत्र को ही लेटर रोगेटरी कहते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए। जैसे ए का मुकदमा चल रहा है किसी न्यायालय में। अब न्यायालय को किसी विशेष तथ्य के लिए एक बयान की आवश्यकता पड़ती है, एक गवाही की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वह गवाह उस देश में नहीं, किसी अन्य देश में है। तो यहाँ की न्यायालय वहां की न्यायालय या किसी एक अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले व्यक्ति से क्या करेगी? एक प्रार्थना पत्र लिखेगी। एक प्रार्थना पत्र लिखेगी कि क्या? कि इस व्यक्ति का बयान लेकर, जो कि वहां पर स्थित है, बयान लेकर इस न्यायालय को भेजे। तो यही कि किसी न्यायालय द्वारा उसमें न्यायशील मुकदमे के लिए दूसरे देश में स्थित मौजूद गवाह के बयान को लेकर किए जाने वाले प्रार्थना पत्र को क्या कहते हैं? लेटर रोगेटरी। मतलब किसी दूसरे देश, सिंपल मतलब समझिएगा, किसी दूसरे देश में स्थित
क्या कहते हैं, गवाह के बयान को लेने के लिए जो न्यायालय जो प्रार्थना पत्र लिखती है उसी को लेटर रोगेटरी कहते हैं, सिंपल मतलब था। अब हम अगले टर्म की तरफ बढ़ेंगे तो अगला टर्म है बलगरी। बलगरी मतलब क्या होता है, सिंपल है। जैसे कि आपके घर में चोरी का ही एक पार्ट है लेकिन थोड़ा सा डीप पार्ट है। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई अपराध करने की नियत से, कौन सी नियत से, अपराध करने की नियत से किसी के मकान में, अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सेंध लगाकर घुसता है, यदि सेंध लगाकर घुसेगा तो उसके लिए जो टर्म है वह है बरगलरी। लेकिन एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यदि वो सेंध लगाएगा तब बलगलरी होगा, लेकिन जब बिना किसी के अनुमति के मकान में केवल प्रवेश करेगा, अनुमति के केवल प्रवेश करेगा, जिसमें उसका कंसेंट क्या हो, अपराध श्रेणी का हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेस पास बोलेंगे। लेकिन जब उसने बिना अनुमति के तो घुसे ही, लेकिन साथ में यदि वो सेंध लगा दे तो उसको क्या बोलेंगे, बलगलरी बोलेंगे। तो समझ गए होंगे कि ट्रेस पास और बलगलरी में क्या अंतर है। ट्रेस पास मतलब बिना किसी के अनुमति के एक नियत से, दुराशय से यदि आप किसी के मकान में प्रवेश करते हैं, इंटर होते हैं, तो वह क्या कहलाता है, ट्रेस पास कहलाता है। लेकिन जैसे ही आप सेंध लगा देते हैं उस मकान में चोरी करने हेतु या किसी अपराध को करने हेतु, तो वह क्या कहलाता है, बरगलरी कहलाता है। सिंपल था, समझ गए होंगे आसानी से। अगला जो हमारा टर्म है वह कोविनेंट मतलब प्रसंविदा। कोविनेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रसंविदा। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा लिखित या फिर औपचारिक कारनामा या कार्य कि जिसके द्वारा जो पक्ष है कुछ करने का वचन देता है और कुछ शर्तें लगाता है। मतलब इसको समझ लेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एक क्या है, व्यक्ति है, न्यायालय का एक पक्ष है, एक वादी है, वह क्या करता है कि बी को यह क्या करता है कि कार्य करने के लिए बी को वचन देता है कुछ ऐसा कार्य करने के लिए, साथ ही कुछ क्या लगाता है, शर्तें लगाता है। तो ए ने जो यह कार्य करने का वचन दिया या फिर क्या जो ये शर्तें लगा रहा है, इसी के लिए वो टर्म है क्या, कोविनेंट या फिर प्रसंविदा। मतलब कि एक ऐसा लिखित या औपचारिक कारनामा जिसके द्वारा एक पक्ष कुछ करने या करने का वचन देता है, साथ ही कुछ शर्त लगाता है, तो वह क्या कहलाता है, प्रसंविदा अर्थात कोविनेंट कहलाता है। सिंपल था, समझ गए होंगे। अगला जो हमारा टर्म है सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनसेंट्रोवर्टिबल। इनसेंट्रोवर्टिबल मतलब अपरिवर्त, मतलब कि जिसके बारे में कोई विवाद न हो। कोई एक ऐसा फैक्ट कि जिसके बारे में कोई भी विवाद न हो, साफ सुथरा हो एकदम, वह क्या कहलाएगा, इनसेंट्रोवर्टिबल या फिर अपरिवर्त, मतलब कि जिसके बारे में कोई भी विवाद न हो। अब हम आज का जो अगला टर्म है वह है लॉ ऑफ टार्ट। अब लॉ ऑफ टार्ट काफी बार सुना होगा। टार्ट क्या होता है, तो टार्ट में जिसमें विधिक अधिकारों का उसके उल्लंघन हुआ हो। देखिए ध्यान दीजिए, अधिकारों का उल्लंघन तो ठीक है, लेकिन यदि उसमें डैमेज हुआ होगा तभी वह टार्ट होगा। मतलब अब डैमेज हुआ होगा तभी वह क्या करेगा, मुआवजे की मांग कर सकेगा, तभी वह क्या होगा, टार्ट होगा। मतलब कि एक ऐसा अपराध, टार्ट भी एक अपराध है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा अपराध जिसके लिए वह मुआवजे का दावा कर सके, वह क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ टार्ट। तो सिंपल चीज इसमें एक टर्म निकल कर आया, क्या, मुआवजा निकल कर आया। क्या निकल कर आया, मुआवजा। मतलब कि यदि आप कोई एक ऐसा अपराध करते हैं किसी के खिलाफ जिसमें वह आपके खिलाफ मुआवजे का दावा कर सके, तो वह आपने क्या कमिट किया है, टार्ट किया है। अब समझ लेते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए ए एक बंदा है, वह बी का कुछ डैमेज करता है, बी ए के खिलाफ किसी मुआवजे की मांग करता है। वह कहता है कि मेरे इतनी चीज का नुकसान हुआ है, मुझे इसके बदले में ये मुआवजा चाहिए। तो जो मुआवजा उसने वसूल बात कही लेने की, तो यह किस प्रकार का अपराध हो गया, तो यही तो अपराध हुआ ना, लॉ ऑफ टार्ट का। मतलब जिसमें उसको मुआवजे का अधिकार हो, जिसमें वह मुआवजे का दावा कर सके, तो यही अपराध क्या होता है, लॉ ऑफ टार्ट कहलाता है। अगला जो हमारा टर्म है आज का, रिमांड।
रिमांड का मतलब क्या होता है कि आप यदि न्यायिक हिरासत में हैं तो आप न्यायिक हिरासत में, मतलब ध्यान दीजिए, जो अभियुक्त को न्यायालय से पुनः पुलिस की हिरासत में भेजा जाता है वह क्या कहा जाता है, रिमांड में कहा जाता है। जैसे आपको हम समझा देते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तभी आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। अब इसको कैसे समझेंगे, अब मान लीजिए ए के ऊपर कोई केस चल रहा है, न्यायालय ने फैसला सुनाया। अब जिसके ऊपर केस चल रहा है या फिर जिसके ऊपर आरोप लगाया गया अपराध को, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभियुक्त। ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति के ऊपर किसी क्राइम का या अपराध का आरोप लगा होता है कि नहीं तुमने चोरी की है, नहीं तुमने मारा किसी को, नहीं तुमने थप्पड़ मारा, तो जिसके ऊपर यह आरोप लगता है वह क्या कहलाता है, अभियुक्त कहलाता है। तो यह अभियुक्त को जब न्यायालय में जो उसका केस चल रहा हो तो उसके पश्चात न्यायालय फैसला सुनाए कि इसको क्या कर दे, पुलिस की हिरासत में भेज दे, किसके पास, पुलिस की हिरासत में भेज दे। तो यही जो चीजें न्यायालय से कहां भेज दिया जा रहा है, पुलिस की हिरासत में, तो इसी को बोलते हैं रिमांड में भेजना। कहां पर भेजना, रिमांड में भेजना। तो सिंपल समझ गए होंगे कि किसी अभियुक्त को न्यायालय से पुनः पुलिस की कार्यवाही या पुलिस की हिरासत में भेजना ही क्या कहलाता है, रिमांड कहलाता है। और आज का हमारा जो लास्ट का टर्म है इसी से मिलता जुलता, रिमांड होम। तो सिंपल है, यदि आप कोई नाबालिग बच्चा है तो जो अपराध वह करता है तो उसके लिए जब तक उसके अपराध के बारे में फैसला न हो जाए कि उसके भविष्य में उसको क्या किया जाएगा उसके साथ, तब तक, जब तक फैसला न हुआ हो, इन बिटवीन के बीच में क्या कहता है कि जिस स्थान पर उसे रखा जाता है वह क्या कहलाता है, रिमांड होम कहलाता है। इसीलिए होम वर्ड है कि वहां पर उसको रखा जाता है, कब तक, जब तक उसके भविष्य का फैसला न हो। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अब अपराधी बच्चों संबंधित है। रिमांड होम में कौन रहेंगे, अपराधी बच्चे रहेंगे। जब मान लीजिए, अब समझ, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं आपको। मान लीजिए एक अमन नाम का एक लड़का है, अमन नाम का, ठीक। उसने क्या किया, कोई एक क्राइम कमिट किया, न्यायालय के पास गया। न्यायालय आप लोग जानते हैं कि तुरंत न्याय नहीं हो पाता, कुछ समय लगता है। तो कुछ समय के लिए न्यायालय इस बच्चे को क्या करती, किसी एक विशिष्ट स्थान पर अन्य बच्चों के साथ या फिर रिमांड होम में रखती। तो जिस स्थान पर रखा जाता है जब तक उसका ये अपराध के बारे में फैसला न हो जाए, भविष्य के बारे में फैसला न हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिमांड होम बोलेंगे। तो आज इस प्रकार हमने कितने की चर्चा की, 1 से लेकर 11 लीगल टर्म्स की चर्चा की। तो यदि कुछ लोग चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप ले लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट, इसको याद कर लीजिए। इसको लिख के याद करेंगे तो और अच्छी तरीके से याद होगी। आपको हम तरीका बता दे रहे हैं कि किसी भी लीगल टर्म्स को आप कैसे याद कर सकते हैं। तो करना क्या है, सिंपल कि आप जितने लीगल टर्म्स पढ़ रहे हैं, लीगल टर्म्स को एक बार लिखिए, फिर सोचिए इसके बारे में क्या हो रहा है, फिर उसका एमसीक्यू बनाइए या फिर एक क्वेश्चन फॉर्मेट बनाकर टिक करना शुरू करिए, तो जिससे आपको ये चीजें आसानी से आपके प्रैक्टिस में चली जाएंगी। अब यदि कहीं प्रश्न दिखता है तो आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। टॉपिक है, जो टर्म है वह है क्या, डिक्टम। अब यह जो डिक्टम वर्ड है ये क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए कि जब कभी कभी न्यायाधीश या फिर जो जज होता है किसी मामले में अपने निर्णय में कोई एक ऐसी उक्ति मतलब कथन या स्टेटमेंट होता है, कहता है जिसका निर्णय में कोई आधार नहीं होता। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई केस चल रहा है, तो उस केस में जज फैसला अपना सुना रहा है, न्यायाधीश अपना फैसला सुना रहा है, लेकिन उस फैसले के सुनाने के दौरान कुछ वह अपने विचार या अपने कथन स्वयं से कहता है जिसका उस फैसले को लेकर कोई लेना देना नहीं होता। तो वह जो कथन या वह विचार, जो उक्ति वह कहता है, जो स्टेटमेंट कही जाती है उसके द्वारा उस समय, जिसका कोई मतलब, कोई भी जुड़ाव उस केस से संबंधित नहीं है, वही चीज क्या कहलाती है, डिक्टम कहलाती है। बात समझ गए होंगे कि किसी मुकदमे में न्यायाधीश द्वारा अपने फैसले को सुनाने के दौरान कुछ ऐसा वक्तव्य कहा जाए जिसका उस फैसले में कोई आधार ना हो, वही स्टेटमेंट क्या कहलाता है, डिक्टम कहलाता है। सिंपल था, समझ गए होंगे। अगला जो हमारा टर्म है आज का वह है सिविल लॉ। तो सिविल लॉ से पूछा प्रश्न किया जाता है कि सिविल लॉ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, पर्सनल लॉ, पब्लिक लॉ, इंटरनेशनल लॉ, किससे संबंधित है। तो आप यदि पूछ दे कि सिविल लॉ किससे संबंधित है, तो सिविल लॉ है किससे, निजी अधिकारों। पर्सनल लॉ से संबंधित है कि कौन, सिविल लॉ। यदि पूछ दे
सिविल लॉ किससे संबंधित है? तो सिविल लॉ निजी अधिकारों से संबंधित है। अगला जो हमारा टर्म है आज का वो है कि बी ए लॉ हिमसेल्फ। बी ए लॉ हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है कि कानून और नियमों को न मानना। यदि हम कानून और नियम को नहीं मानेंगे तो उसके लिए जो एक टर्म है वो है क्या? बी ए लॉ हिमसेल्फ। अगला जो हमारा टर्म है आज का सिविल मैरिज। मैरिज सिंपली आप जानते हैं विवाह होता है, लेकिन सिविल मैरिज क्या होता है कि यदि आप विवाह तो करते हैं लेकिन विवाह आप किसी सरकारी अधिकारी के समक्ष करते हैं, मतलब सरकारी अधिकारी की उपस्थिति में किए जाने वाले विवाह को ही हम क्या कहते हैं? सिविल मैरिज कहते हैं। तो सिंपल था, आसान था कि किसी सरकारी अधिकारी के समक्ष किए जाने वाले विवाह को हम क्या बोलेंगे? सिविल मैरिज बोलेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आ रही हो, चीजें समझ में आ रही हो, तुरंत लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और चैनल को हमारे ग्रो मिलेगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सकेगा। तो अगला जो हमारा टर्म है आज का हुआ है जुडिशियल बेंच। जुडिशियल बेंच सिंपल एकदम टर्म है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जुडिशियल बेंच का मतलब होता है कि जो न्यायाधीशों की पीठ, जो न्यायाधीशों का समूह क्या करता है, कोई वर्डिक्ट, कोई फैसला, कोई न्याय सुनाता है, वही क्या कहलाती है? जुडिशियल बेंच कहलाती है। सिंपली मतलब होता है न्यायाधीशों की एक पीठ या फिर न्यायाधीश को हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल बेंच बोलते हैं। अगला जो हमारा टर्म है आज का कि ये फेलोनी होता क्या है। पूछ दिया जाता है कि फेलोनी की निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपराध है? गंभीर अपराध है, छोटा अपराध है, तो किस प्रकार का अपराध है? यही प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको ऑप्शन में आ जाए कि फेलोनी किस प्रकार का अपराध है, तो जो सीरियस कैटेगरी के अपराध होते हैं, जो ग्रेवियस हर्ट टाइप के अपराध होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फेलोनी बोलते हैं। यदि पूछ दिया जाए कि ए ने क्या किया? बी का मर्डर कर दिया, तो बी का जो मर्डर किया है किस प्रकार का अपराध है? किस प्रकार का? ये गंभीर अपराध है। तो ठीक उसी प्रकार गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा कौन? ये फेलोनी आएगा। मर्डर की तरह ही मर्डर एक गंभीर अपराध है, ठीक उसी प्रकार फेलोनी भी क्या है? एक गंभीर अपराध है। अगला जो हमारा टर्म है कदाचरण। कदाचरण का मतलब एक बुरा बिहेवियर या फिर मिसडैमिनर। यदि आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, अपना बिहेवियर अच्छा नहीं है कि तुम्हारा किसी के प्रति, तो वह जो व्यवहार क्या बहुत बड़ी गलती है? ये नहीं, ये एक छोटी अपराध है, छोटा अपराध माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ए एक बंदा है, बी के साथ उसका जो बिहेवियर है बहुत मतलब बेकार बिहेवियर है, तो क्या इसके लिए वह बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाएगा, बहुत अधिक उसको दंड दिया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ए के द्वारा यह किया गया अपराध किस श्रेणी में आता है? एक छोटे अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए बहुत अधिक उसको दंडित नहीं किया जाएगा। तो प्रश्न आपसे यही पूछ सकता है कि जो कि मिसडैमिनर या फिर कदाचरण किस अपराध की श्रेणी में आता है? गंभीर अपराध के, छोटे अपराध के, टॉर्ट में आता है, किस में आता है? तो आपका आंसर होगा किस में आता है? मिसडैमिनर। यह एक छोटा अपराध है, लेस सीरियस कैटेगरी का यह क्राइम है। अगला जो टर्म है वो है क्या? लेक्स फोरी। लेक्स फोरी मतलब को सिंपल होता है कि यदि किसी जगह कोई घटना हुई है, अपराध हुआ है, तो उस स्थान की विधि जहां पर वह अपराध या कार्यवाही हो रही है, उस स्थान की विधि या कानून ही क्या कहलाती है? लेक्स फोरी कहलाती है। एज एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि ए ने बी को तो हमें बताया कि मारा था, मर्डर किया था उसका, ठीक। तो अब बी का, ए ने बी को मान लीजिए कहां मारा? मान लीजिए जयपुर में। कहां मारा? जयपुर में मारा। तो अब जयपुर की जो विधि या कानून होगी उसके लिए जो एक स्पेशल टर्म है वह क्या है? लेक्स फोरी। मतलब कि जहां पर यह कार्यवाही हो रही है, घटने की कार्यवाही जहां पर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लेक्स फोरी बोलेंगे। अगला जो हमारा टर्म है वह है इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट मतलब होता है मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट। मतलब किस प्रकार मृत्यु हुई, मृत्यु की कारण क्या थी, इन चीजों की जो रिपोर्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इनक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। मृत्यु का कारण क्या था, मृत्यु जिसमें समीक्षा की जाए, अर्थात कौन से ऐसे कारण थे, उनकी जो जानकारी जिस रिपोर्ट में होती है उसको हम बोलते हैं इनक्वेस्ट रिपोर्ट। अगला जो हमारा टर्म है असॉल्ट। असॉल्ट सिंपल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि असॉल्ट होता क्या है। तो जान लीजिए कि यदि हम किसी को चोट पहुंचाने के आशय से, हमारा यहां पर आशय हो कि हम उस व्यक्ति को चोट पहुंचाएं और उस चोट को पहुंचाने के लिए हम क्या करें? बलपूर्वक हिंसा का प्रयास करें। जैसे हम कहें मारो 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 मारो, ए है, बी को कहा मारो, इस ए ने क्या किया कि उसको चोट पहुंचाने के आशय से एक लाठी दे मारा।
अब एक लाठी दे मारा तो उसको क्या हो गया, ये किस श्रेणी में आ गया, असॉल्ट। मतलब कि किसी को चोट पहुंचाने के आशय से यदि आप उसके ऊपर बलपूर्वक हिंसा करते हो तो वह क्या कहलाता है, असॉल्ट कहलाता है। अगला जो हमारा टर्म है आज का, बार। बार का मतलब सिंपली होता है कि एडवोकेट्स का जो समूह होता है, अधिवक्ताओं का जो समूह होता है, वकीलों का जो समूह होता है, वही क्या कहलाता है, बार कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यदि दिक्कत है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें उत्तर देने में काफी खुशी होगी। अभी तक जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको कंफ्यूजन में अभी तक हो, जो चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम जरूर आपकी सहायता करेंगे, चाहे वीडियो बनाकर, चाहे आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई देकर, किसी भी तरीके से आपके हर एक क्वेश्चन का निराकरण किया जाएगा। अगला जो हमारा टर्म है वो है क्या, बोनावेंटिया। बोनावेंटिया मतलब क्या होता है कि वस्तु जिसका कोई मालिक ना हो, कोई एक ऐसी वस्तु जिसका कोई भी मालिक ना हो, कोई ओनर ना हो, उसके लिए जो टर्म है वह क्या, बोनावेंटिया है। अगला जो हमारा टर्म है आज का, लेक्स लोसी, लॉ ऑफ द लैंड, या फिर राष्ट्र का कानून। हम क्या जानते हैं उसको, किस टर्म से जानते हैं, लेक्स लोसी के नाम से जानते हैं। यह जो टर्म है लेक्स लोसी कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जामों में, तो इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आगे दो टर्म आ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, डॉली इन कैपेक्स और डॉली कैपेक्स। यदि आप पढ़े होंगे आईपीसी का जनरल एक्सेप्शंस, जो अपवाद है जो 76 से 102 तक वर्णित है, यदि आप उसको पढ़े होंगे आईपीसी में, तो उसमें आपको यह देखने को दोनों टर्म मिल जाएंगे। इससे प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी चर्चा की है कि डॉली इन कैपेक्स और डॉली कैपेक्स क्या होते हैं। अब देखिए, अब उसको समझेंगे एकदम सिंपल से कि एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, ए और बी, दो बच्चे हैं। ए जो है उसकी उम्र कितनी है, 6 वर्ष है, और बी उसकी उम्र क्या है, 8 वर्ष है। अब ए ने कोई क्राइम कमिट किया तो उसके लिए जो टर्म होगा वह पहला होगा, डॉली इन कैपेक्स, और बी ने कोई यदि क्राइम कमिट किया तो उसके लिए जो टर्म होगा वह क्या होगा, डॉली कैपेक्स। अब पूछेंगे सर ऐसा क्यों, दोनों के लिए अलग अलग क्यों? तो ध्यान दीजिए, हमने यहां पर एक खास उम्र की चर्चा की है। डॉली इन कैपेक्स में जिस बच्चे की आयु क्या होनी चाहिए, 7 वर्ष से कम। ध्यान दीजिएगा, डॉली इन कैपेक्स में बच्चे की उम्र 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। 7 वर्ष से जब कोई बच्चा कम होगा और यदि वह क्राइम कमिट करता है, देन उसके लिए जो टर्म है वह क्या, डॉली इन कैपेक्स। मतलब वह क्राइम उसको नहीं माना जाएगा, उसके द्वारा किया गया क्राइम नहीं माना जाएगा, यह अपवाद है। लेकिन जब बच्चा 7 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में हो तो उसके लिए जो वर्ड टर्म यूज होगा वह क्या होगा, डॉली कैपेक्स। मतलब 7 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे के द्वारा किया गया अपराध। अब महत्वपूर्ण चीज ये है, ये भी मुक्त होगा, लेकिन यहां पर देखा जाएगा यह कि क्या उस बच्चे में यह इतनी मानसिक स्थिति थी कि वह जो कर रहा है उसको वह समझ पा रहा है, उसकी प्रकृति की नहीं। यदि यह सक्षम है कि वह उस प्रकृति को समझ पा रहा है तो उस बच्चे को दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि वह समझ पाने में मुश्किल है, नहीं समझ पा रहा है, तो उसको भी मुक्त कर दिया जाएगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। तो हमने बताया 7 वर्ष से कम बच्चों द्वारा किया गया अपराध डॉली इन कैपेक्स, 7 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के बीच में किया गया अपराध डॉली कैपेक्स। आज का हमारा जो लास्ट टर्म है वो है फिड्यूसरी। अब यह प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है आपसे कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में आप जाते हैं तो किस जगह आपका ऑपरेशन डॉक्टर करता है, तो किस भरोसे, विश्वास पे तो करता है, आपके भरोसे पे तो आपका वो इलाज या सर्जरी करता है। तो यही चीज है कि फिड्यूसरी का मतलब होता है कोई एक रिश्ता, भरोसा, विश्वास। सिंपली जो आपको टर्म मिलेगा वह ट्रस्ट मिलेगा। तो पूछ दिया जाता है, इससे जो प्रश्न निकलता है वह एक ही फेमस प्रश्न है कि डॉक्टर का अपने मरीज या पेशेंट के साथ किस प्रकार का रिलेशन है। तो यह किस प्रकार का है, फिड्यूसरी। या फिर पूछ देता है कि फिड्यूसरी का मतलब क्या होता है। तो फिड्यूसरी का मतलब क्या होता है, वह होता है क्या कि एक विश्वास या फिर भरोसा या फिर ट्रस्ट। ट्रस्ट को सिंपली मतलब समझ लीजिएगा, फिड्यूसरी का मतलब ट्रस्ट। और ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, डॉक्टर और मरीज वाला एग्जाम्पल ये पूछा जाता है। तो जिन लोगों को यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट लेके रख लें, साथ ही कॉपी में लिख लें कहीं पर, जिससे कि सभी चीजें आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाए।
कि जिस पर फांसी दी जाती है, जिस तख्ते पर, उसको क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि मुकदमा आप करते तो हैं न्यायालय में, लेकिन उस मुकदमे का वास्तविक मतलब क्या होता है? तो आइए हम जानते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों को इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल क्वेश्चन आंसर सीरीज के तीसरे एपिसोड की, जहां पर हम आपको बताएंगे मोस्ट प्रोबेबली वह क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिंपल बेसिक टर्म्स की और क्वेश्चन आंसर सीरीज में सिंपल चीज़ों की जो कि आप जानते होंगे। जैसे आप जानते होंगे कि आप न्यायालय में जाते हैं, मुकदमा करते हैं, तो उस मुकदमे का वास्तविक अर्थ क्या होता है, मुकदमे का मतलब क्या होता है। ऐसी ही चीज़ों को सिंपल, जैसे कि आप यदि आपको कोई हाथ पैर काट दे तो उसके लिए सिंपल चीज़ों के लिए क्या टर्म यूज होते हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावना है, इन्हीं चीज़ों को हम लेकर आज वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इन्हीं चीज़ों को जानेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, वह सबसे पहला प्रश्न है कि ग्रेवामेन। ग्रेवामेन मतलब क्या होता है? मतलब कि जब हम कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर आरोप लगाता है, जैसे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं पहले के लिए, कि ए क्या है कि बी के ऊपर आरोप लगाता है कि उसने रास्ते में जा रहा था, पॉकेट छीनी, बंदूक उठा, गोली मारी। तो इन सभी चीज़ों में उस आरोप का जो मुख्य मुद्दा होगा, तो वह मुख्य मुद्दा ही क्या कहलाता है, उसके लिए क्या टर्म है? ग्रेवामेन। अर्थात आरोप का मुख्य मुद्दा ही क्या कहलाता है? ग्रेवामेन कहलाता है। आज का हमारा पहला टर्म था। दूसरे टर्म की तरफ बढ़े तो दूसरा टर्म है डी मिनिमस। डी मिनिमस मतलब ये कि कोई एक ऐसा कृत्य या कार्य जिसके लिए कोई कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता न पड़े। मतलब कि क्या है, जैसे कि आप दो बच्चे खेल रहे हैं आपस में, ए ने क्या किया कि बी को क्या किया, छोटा सा हल्का सा थप्पड़ मार दिया, तो क्या इसके लिए कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता है? नहीं। तो कोई एक ऐसा कार्य सिंपल जिसके लिए कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता न समझी जाए, उस कार्य को हम क्या कहेंगे? डी मिनिमस। अर्थात इतना महत्वपूर्ण नहीं कि कानूनी कार्यवाही जरूरी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? डी मिनिमस बोलेंगे। अगला जो हमारा टर्म है वह है डिपोनेंट। डिपोनेंट मतलब हम जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा एफिडेविट का नाम, शपथ पत्र, जिसको सिंपली हम यदि हिंदी में बोलते तो उसको शपथ पत्र बोलते हैं। तो जो व्यक्ति शपथ पत्र का उपयोग करके शपथ ज्ञापित करता है, शपथ लेता है, उसी को बोलते हैं क्या? डिपोनेंट। मतलब क्या कि जो व्यक्ति शपथ लेकर गवाही देता है या फिर प्रतिज्ञापन करता है, प्रतिज्ञान करता है, उसको ही क्या बोलते हैं? हम डिपोनेंट बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि एफिडेविट को बनाने वाले या फिर उसको शपथ लेने वाले व्यक्ति को हम डिपोनेंट बोलेंगे, या फिर प्रतिज्ञापन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? डिपोनेंट बोलेंगे। अगला हमारा जो टर्म है वह है इंटेस्टेट। मतलब कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, एक ये 70 साल का है, यह मरने वाला है। अब क्या करे कि ये जो व्यक्ति है बिना कोई वसीयत किए एक क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति में ए क्या है? एक इंटेस्टेट। मतलब उस व्यक्ति ने बिना कोई वसीयत किए वह क्या हो गया? मर गया। मतलब जो व्यक्ति मान्य वसीयत लिखे बिना मर जाता है, उसके लिए जो लीगल टर्म है वह है क्या? इंटेस्टेट है। अगला जो हमारा टर्म है आज का, इंटर एलिया। क्या है? इंटर एलिया। मतलब आप सुनते होंगे कई चीज़ों के साथ बीच में एक कई अन्य भी चीज़ें कह दी जाती हैं वाद के दौरान। तो जो बीच में जो चीज़ें कही जाती हैं अन्य मुद्दों के साथ, वह चीज़ क्या कहलाती है? इंटर एलिया कहलाती है। अर्थात अन्य बातों के साथ कहे गए वक्तव्य, कथन, विचार जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? इंटर एलिया या फिर इंटर एलिया कहलाते हैं सिंपली। अब हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेटिव विल की। मतलब क्या होता है? जैसे कि आप सिंपली जानते होंगे जो वसीयत होती है वह सिंपली लिखित होती है, लेकिन जब वसीयत का फॉर्म एक मौखिक हो, अर्थात मौखिक रूप से वसीयत की जाए, तो वह क्या कहलाएगी? नॉन कोऑपरेटिव विल कहलाएगी। सिंपली था। अगला मतलब है कि ये प्रश्न पूछा जाए, जो अगला प्रश्न है कि न्याय शास्त्र से अभिप्राय क्या है? न्याय शास्त्र से मतलब क्या है? यह प्रश्न पूछा गया कई बार एग्जाम में। तो न्याय शास्त्र से जो मतलब होता है वो विधि विज्ञान या फिर विधि दर्शन से होता है। भूलिएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है
कि विधि न्याय शास्त्र का मतलब क्या, तो न्याय शास्त्र का मतलब है विधि विज्ञान या फिर विधि दर्शन से है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है सजा को स्थगित करना। यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप एक दो चीज़ होता है, एक रेमिशन होता है, दूसरा होता है रिप्रीव। अब ध्यान दीजिएगा इसमें अंतर क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। यदि हम बात करें रेमिशन की, अब देखिए रिप्रीव का मतलब होता है सजा को स्थगित करना, वहीं रेमिशन का मतलब होता है सजा की जो अवधि है उसको कम करना। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, बी मतलब ए एक व्यक्ति है, उसका एक कोर्ट में क्या चल रहा है, सुनवाई चल रही है। उसको 7 तारीख को, मान लीजिए 7 तारीख को क्या है, उसको सजा होने वाली है, सजा होने वाली। यदि उसकी सजा को कुछ समय तक के लिए क्या कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। जब स्थगित होगा अर्थात सजा अभी नहीं सुनाई जाएगी, बाद में सुनाई जाएगी, देन उसके लिए वर्ड होगा क्या, रिप्रीव होगा। लेकिन जब ए को सजा सुना दी गई कि ए को क्या होगा, 7 साल की जेल होगी, अब उसको 7 साल की जेल हो गई, लेकिन कुछ दिनों पश्चात 7 साल से इसकी घटाकर जेल की अवधि क्या कर दी गई, 3 वर्ष कर दी गई। देन यह क्या होगा, रेमिशन। अर्थात यदि सजा की अवधि में कमी होगी तो रेमिशन, यदि सजा को स्थगित कर दिया जाए कि बाद में सजा दी जाएगी तो वह क्या कहलाएगा, रिप्रीव कहलाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, टर्म है, वह है जुवेनाइल न्यायालय। जुवेनाइल न्यायालय सिंपली हम कोई क्राइम कमिट करते हैं तो सिंपल न्यायालय में जाते हैं, लेकिन जब कोई नाबालिग क्या करता है, क्राइम या फिर कोई अपराध करता है, तो उसके लिए वह जिस न्यायालय में मुकदमा जाता है उसी न्यायालय को हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल न्यायालय कहते हैं, नाबालिगों का न्यायालय कहते हैं। सिंपली नाबालिगों के अपराध से संबंधित जो भी केस मुकदमे जहां लड़े जाते हैं वह क्या होता है, जुवेनाइल न्यायालय होता है। सिंपली जान लीजिए। अगला जो हमारा वर्ड है मुकदमा। हमने इस वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि मुकदमा क्या होता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो मुकदमे का मतलब होता है कि विधिक दावा। आप मुकदमा कब करते हैं, कोई चीज़ के ऊपर मुकदमा की जाती है, हम आपको कोर्ट में मिल लेंगे, कचहरी मिल लेंगे, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि आपका कहने का तात्पर्य है कि इस तथाकथित चीज़ के ऊपर विधिक दावा है हमारा, जो भी चीज़ करते हैं। मान लीजिए कि ए ने कहा, ए कोर्ट में गया बी के खिलाफ, तो जो भी मुद्दा बी के खिलाफ उठाएगा तो वह उसके किस अधिकार को दिखाता है, वह उसके विधिक दावा को दर्शाता है। तो मतलब सिंपल ये है कि मुकदमे का मतलब होता है विधिक दावे से मतलब होता है। अगला जो हमारा टर्म है वह है बिक्वेथ। बिक्वेथ का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति यदि अपनी वसीयत के द्वारा, बिक्वेथ का मतलब कोई व्यक्ति अपनी वसीयत के द्वारा क्या करे कि अपनी निजी संपत्ति को यदि वो दे रहा है तो वह क्या कहलाएगा, बिक्वेथ कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, उसने अपने जीवन में 60 से 70 लाख रुपए कमाए, वो उसकी निजी संपत्ति है, मतलब पिता द्वारा नहीं दी गई, 60-70 लाख रुपए कमाए। अब वह निजी संपत्ति बी को क्या करता है, वसीयत करता है, वसीयत कर देता है। तो अब जो निजी संपत्ति उसने वसीयत की, इसीलिए एक टर्म है क्या, बिक्वेथ है। सिंपल था, समझ गए होंगे। अगला जो हमारा टर्म है वह है इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट मतलब ये होता है कि हम जिस व्यक्ति पर कोई अपराध का आरोप लगाते हैं तो उस अपराध को लगाने के लिए जो टर्म है, लीगल टर्म है, वह है इंडाइटमेंट। मतलब जैसे समझ लेते हैं, ए क्या है कि बी के ऊपर आरोप लगाता है, किसका, चोरी का। किसका लगाता है, चोरी का। तो जो चोरी का आरोप लगाया गया, यह आरोप ही क्या कहलाएगा, इंडाइटमेंट। अर्थात चोरी, किसी भी चीज़ का अपराध का आरोप लगाना ही क्या कहलाता है, इंडाइटमेंट कहलाता है। अगले लीगल टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं, वह है एपीलेंट या फिर अपील करता। सिंपल है, अपील करता है, एपीलेंट मतलब समझ लेंगे आप कि जो व्यक्ति अपीलेट न्यायालय में अपील करता है उसको क्या बोलेंगे, अपीलेंट या फिर अपील करता बोलते हैं। ये एकदम सिंपल है, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो हमारा टर्म है वह है फिर बोनाफाइड। इसको आप अधिकतर इस चीज़ से समझ सकते हैं कि यदि आप कोई फॉर्म भरने जाते होंगे किसी भी जगह, तो आपको बोनाफाइड सिग्नेचर या फिर ऐसे व्यक्ति सिग्नेचर कराने की आवश्यकता पड़ती होगी जो प्रमाणिक हो। तो सिंपल मतलब यही होता है कि बोनाफाइड का मतलब प्रमाणिक होता है, अर्थात जो प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जा सके, जिसकी पुष्टि क्या हो, लीगल हो, प्रमाणित हो। अगला जो हमारा लीगल टर्म है वह है सप्रेसिया वेरी। सप्रेसिया मतलब वेरी मतलब कि किसी सत्य को छिपाना, हिडन ऑफ ट्रूथ। क्या कहलाता है, सप्रेसिया वेरी कहलाता है। सत्य को छिपाना ही क्या है, सप्रेसिया वेरी है।
अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या हो कि फांसी के तख्ते पर उसको फांसी दी जाती है, तो जिस तख्ते पर उसको फांसी दी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे क्या हम? स्कैफोल्ड मंच। जिस मंच पर, जिस तख्ते पर उस व्यक्ति को फांसी दी जाए, जिस पे वह खड़ा है, उस मंच को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड स्टेज बोलते हैं जिस पे वह उस व्यक्ति को फांसी दी जाती है। अगला हमारा जो टर्म है वह है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब सिंपल टर्म है, अभी नागरिकता संबंधित है, सिंपली जान लेंगे आप लोग कि किसी विदेशी व्यक्ति को किसी राज्य की नागरिकता प्रदान करना। राज्य का मतलब यहाँ पर सिंपली देश से है कि किसी विदेशी व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता प्रदान करना क्या कहलाता है? नेचुरलाइजेशन कहलाता है। अगला जो टर्म है अंडर ड्यूरेस। अंडर ड्यूरेस का मतलब होता है कि दबाव में। ड्यूरेस सिंपल जान होंगे, स्ट्रेस ड्यूरेस मतलब दबाव में। अंडर ड्यूरेस का मतलब किसी दबाव में कोई कार्य, जो दबाव वर्ड है उसी के लिए क्या किया गया है? अंडर ड्यूरेस जो लीगल टर्म बनाया गया है। अगला जो हमारा वर्ड है मेहम, मतलब क्या होता है? मान लीजिए ए एक क्या है? ए एक व्यक्ति है, वह बी का क्रोध में आकर या किसी जानबूझकर हाथ पैर काट देता है, हाथ पैर काट देता है। तो इस हाथ पैर काटने का लीगल जो टर्म है वह क्या है? मेहम है। और आज का जो लास्ट हमारा टर्म है रैंसम। इसको मैक्सिमम लोगों ने, आप लोगों को जानते होंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किडनैप होता है तो उसके रिहा करने के एवज में जो रकम या जो राशि मांगी जाती है वही क्या कहलाती है? रैंसम कहलाती है। और ऐसे ही कई चीज़ें हैं, जैसे एलिमनी होती है। एलिमनी मतलब कि किसी क्या, जब तलाक हो जाता है तो उसके पत्नी के भरण पोषण के लिए पति द्वारा दिए गए मनी को क्या कहते हैं? एलिमनी। पहला जो लीगल टर्म है वह है मॉडस ऑपरेंडी। मतलब इसका क्या होता है? ध्यान दीजिए, आज हम जो भी लीगल टर्म समझेंगे विथ एग्जाम्पल समझेंगे। तो ये हमारा पहला जो लीगल टर्म्स है मॉडस ऑपरेंडी, इसका यदि हम सिंपली मतलब निकालें तो वो होता है मेथड ऑफ ऑपरेशन या फिर वर्क, मतलब कार्य करने का ढंग या तरीका। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने मैक्सिमम सुना है, कोई वेब सीरीज या फिर कोई मूवी वगैरह देखते होंगे, जब कोई घटना होती है, पुलिस जाती है तो वहाँ पे वो बोलते हैं, वो यह टर्म यूज करते होंगे मॉडस ऑपरेंडी। मतलब किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना या फिर किसी घटना के कार्य करने का जो तरीका होता है वही तरीके को लीगल टर्म में क्या कहा गया है? मॉडस ऑपरेंडी कहा गया है। अर्थात किसी घटना को लेकर या किसी चीज़ को लेकर जो व्यक्ति के कार्य करने का तरीका होता है, वह कार्य करने के तरीके के लिए लीगल टर्म जो यूज होता है वह क्या है? मॉडस ऑपरेंडी। मतलब मेथड ऑफ ऑपरेशन या वर्क या फिर कार्य करने का ढंग या तरीका। अब अगला जो हमारा है वह है पिल फ्रेज। पिल फ्रेज का मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि किसी वस्तु की चोरी होती है तो सिंपली चोरी के लिए एक वर्ड यूज होता है थेफ्ट, मतलब चोरी करना। लेकिन जब यह चोरी की जाए और ऐसी वस्तु की जाए जिसकी वैल्यू या दाम क्या हो? काफ़ी कम हो, तो इसी चीज़ को अर्थात छोटी मोटी चोरी करना क्या कहलाता है? पिलफ्रेज कहलाता है। मतलब द एक्ट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स ऑफ अ स्मॉल वैल्यू, अ स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड पिलफ्रेज। मतलब कि पिलफ्रेज अर्थात छोटी मोटी चोरी को लीगल टर्म में, लीगल वर्ड उसके लिए क्या है? पिलफ्रेज है। भूलेंगे नहीं, सिंपल है, याद हो जाएगा। अगला जो हमारा आज का लीगल टर्म है वह है पायरेसी। अब ये महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि पायरेसी का मतलब क्या होता है। पायरेसी सिंपली आप लोग जैसे जानते होंगे कि फिल्म की कॉपी करना या फिर नकल बनाना, ये भी पायरेसी होती है। लेकिन यहाँ पर लीगल में इसका क्या टर्म होता है पायरेसी का मतलब? तो पायरेसी में जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, समुद्र होता है, समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं, उसके द्वारा आयात निर्यात की प्रक्रिया भी की जाती है। तो इसी समुद्र में जो जहाज आते जाते रहते हैं उनमें जो सामान होता है काफ़ी महंगा होता है, वैल्यूएबल होता है। यदि उसमें उस समुद्र में कोई चोरी या डकैती या रॉबरी हो, किसी जहाज के ऊपर हमला करके कैसे भी यदि वहाँ पर डकैती या रॉबरी हो रही है तो वह घटना क्या कहलाएगा? पायरेसी कहलाएगा। मतलब एन एक्ट ऑफ रॉबरी और क्रिमिनल वायलेंस इन सी एरिया और क्या कोस्टल एरिया बाय अटैकिंग ऑन अ शिप। मतलब कि जो समुद्र होता है, सिंपली बस इतना समझिए कि समुद्र में हुए लूट या डकैती के वारदात को हम क्या कहेंगे? पायरेसी कहेंगे। सिंपल है, एकदम बोलेगा नहीं। पायरेसी मतलब क्या कि समुद्र, एकदम एक पॉइंट इसमें एकदम क्लियर रखिएगा कि जो भी घटना होगी वह समुद्र से जुड़ी होगी। अर्थात एक बड़े जल सागरीय क्षेत्र में यह घटना होगी, समुद्र में डकैती या रॉबरी की। अगली जो हमारी आज की है क्या? रेस जुडिकाटा। अब रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है कि एक ऐसा मामला जिसका निर्णय ऑलरेडी
हो चुका हो, जैसे कोई वाद हो, कोई केस हो, न्यायालय में गया हो, उसका मामला फाइनली डिसाइड हो चुका हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे लीगल टर्म में? रेस जुडिकाटा, मतलब अ मैटर दैट हैज़ बीन फाइनली डिसाइडेड। मतलब कोई वाद है, कोई, जैसे कि सिंपल हम एग्जाम्पल इसको समझने का प्रयास करें तो ए ने क्या किया, बी के ऊपर केस किया और कोर्ट ने क्या किया कि इन दोनों की चीज़ों को सुना और अपना एक फाइनल डिसीजन दे दिया। तो जो फाइनल डिसीजन दिया कोर्ट ने, इसी को हम क्या बोलेंगे? जो निर्णय हो चुका है इसी को बोलेंगे रेस जुडिकाटा बोलेंगे। अगला जो हमारा है, अगला वर्ड है रेमिशन। अब रेमिशन क्या है? सिंपली रेमिशन मतलब क्या होता है, जैसे कि न्यायालय ने किसी चीज़ को लेकर किसी कैदी को सज़ा सुना दी। अब सज़ा सुनाया कि एक क्या है, आरोपी है, उसको न्यायालय ने सुनाया कि इसको 7 साल की क्या होगी, जेल होगी। लेकिन उसके किसी अच्छे व्यवहार की वजह से या फिर किसी कारणवश उसकी सज़ा जो 7 वर्ष की है, कुछ दिनों पश्चात उसकी सज़ा क्या कर दी गई, 3 वर्ष कर दी गई। अर्थात 7 वर्ष जो 3 वर्ष इसकी सज़ा में कमी हुई, उसके लिए जो लीगल टर्म है वह क्या है? रेमिशन, मतलब इंटिक्विस्टमेंट और रिलीज ऑफ अ डेप्ट, मतलब कैद की सज़ा में कमी करना ही, कैदी सज़ा में कमी करना ही वह क्या कहलाता है? रेमिशन कहलाता है। अगला जो हमारा लीगल टर्म है वह है इस्टीट। अब मतलब बताइए, सिंपल, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आगे हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि जब किसी संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी न हो तो उसको क्या बोलेंगे? इस्टीट, मतलब प्रॉपर्टी और मनी फॉर विच नो ओनर कैन बी फाउंड। आप लोग जानते होंगे जब कोई प्रॉपर्टी का ओनर या फिर या मालिक नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या कर दी जाती है? प्रॉपर्टी राज्य के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो इसी के लिए जो लीगल टर्म है, जिस प्रॉपर्टी या मनी का कोई क्या हो, ओनर ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इस्टीट। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ए क्या है। इसको समझेंगे कैसे कि ए एक व्यक्ति, ए एक भूमि है, भूमि का एक टुकड़ा ए है, ठीक। अब इस ए के बाद अब क्या है कि हम इसकी क्या करें, इसकी हम खोजबीन करें और पता चले कि यह भूमि के टुकड़ा किसी के ऊपर या किसी के संबंधित नहीं है, यह भूमि का टुकड़ा बेनामी है, इसका कोई मालिकाना हक दावा नहीं कर रहा है। तो इस भूमि के टुकड़े के लिए हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे इस्टीट बोलेंगे। मतलब इस भूमि का टुकड़ा या संपत्ति का कोई मालिकाना हक प्रदर्शित नहीं कर रहा है, मालिकाना हक दावा नहीं कर रहा है, तो इसलिए यह क्या होगा? इस्टीट होगा। अर्थात इस संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा? महत्वपूर्ण चीज़, जब उत्तराधिकारी नहीं होगा तो यह संपत्ति किसके पास चली जाएगी? स्टेट के पास या फिर संबंधित राज्य के पास ट्रांसफर कर जाएगी, सरकार के पास। अगला जो हमारा है सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? बाय इटसेल्फ, मतलब स्व प्रेरणा से। अब इसको हम समझेंगे सिंपली, जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य अपनी इच्छा या अपनी प्रेरणा से करता है, खुद करता है, तो उसके लिए जो लीगल टर्म है वह क्या है? सुओ मोटो है। मतलब कि ए ने क्या किया कि ए का मन था कि बी के पॉकेट से वह 100 रुपये चुराए, तो ए का यहाँ इंटेंशन के लिए हम क्या बोलेंगे? सुओ मोटो बोलेंगे। अर्थात उसने खुद के इंटेंशन से वह क्या किया? 100 रुपये उसने पॉकेट चुराए। लेकिन यदि ए वहीं पर बी के कहने पर चुराता तो यहाँ पे यह सुओ मोटो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दूसरे के कहने पर चुरा रहा है। तो जो चीज़ें स्व प्रेरणा से हो, खुद से कहने पर हो कि नहीं मुझे चीज़ें करनी चाहिए, अंदर से इच्छा उसकी करने का, उसने खुद किया हो, तो उसके लिए जो वर्ड होगा, लीगल टर्म होगा, वह क्या होगा? सुओ मोटो होगा। अगला जो हमारा लीगल टर्म है वह है क्या? डिफेमेशन। अब ध्यान दीजिए, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसको सिंपल तरीका है, इतना जान लीजिए, यदि डिफॉर्मेशन आ रहा है तो उसमें एक वर्ड हाईलाइट करिएगा हर समय, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, रेपुटेशन। यदि हम किसी की रेपुटेशन को खराब करते हैं जानबूझकर, जो कि उसकी चीज़ नहीं है, गलत तरीके से प्रदर्शित करके खराब करते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? डिफेमेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं क्या? मानहानि। क्या बोलेंगे? मानहानि। अब ये मानहानि होता क्या है? मानहानि क्या है कि कोई ऐसा कार्य का ढंग हमारे, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो, सांकेतिक हो, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को क्या पड़े? ठेस पहुँचे या फिर उसकी ख्याति में क्या हो? कमी आए, तो वो चीज़ के लिए कौन सा वर्ड है? डिफेमेशन है। अब महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो डिफेमेशन है ये 2 प्रकार का होता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। अब ये जो डिफेमेशन है उसके 2 प्रकार कौन कौन से, तो हम लोग समझेंगे। पहला लाइबल और दूसरा है स्लैंडर। अब हम लोग जानते होंगे किसी व्यक्ति को हम रेपुटेशन को कैसे ख़राब कर सकते हैं, या तो हम उसको कुछ बोलेंगे या कुछ कहेंगे उसके बारे में लोगों से,
या फिर हम उसको क्या करेंगे, किसी चीज़ को लिख कर उसका पिक्चर गलत बनाकर कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग प्रदर्शित करेंगे, समाज में भेजने का प्रयास करेंगे जिससे उसका रेपुटेशन खराब हो। तो यही दोनों चीज़ें के लिए अलग अलग टर्म दिया गया है। यदि हम लिख कर या फिर कोई ऐसा डिजिटल माध्यम या फिर कुछ ऐसा लिखित प्रमाण दें जिससे उसके मानहानि में क्या करें, उसकी ख्याति में जो क्या हो, कमी हो, तो उसके लिए फिर क्या है, वह है लाइबल। और यदि हम किसी को बोलकर, स्पीच के द्वारा, वॉइस के द्वारा यदि हम क्या करें, किसी ख्याति में कमी पहुंचाए, तो उसके लिए क्या वर्ड है, स्लैंडर। मतलब समझ लेते हैं कि डिफेमेशन बाय रिटेन, प्रिंटेड वर्ड और फिर पिक्चर, इमेजेस आदि के द्वारा जो हम डिफेमेशन करें, मानहानि करें, वह क्या कहलाएगा, अपमान लेख या फिर क्या कहलाएगा, लायबल कहलाएगा। लेकिन जब हम यह डिफेमेशन किसके द्वारा करें, ओरल स्टेटमेंट के द्वारा करें, तो वह क्या कहलाएगा, मौखिक मानहानि या फिर निंदा। अब हम समझ लेते हैं, जैसे क्या किया कि एक बंदा है, उसने पेपर में ऐड दिया, पेपर में बी के खिलाफ कुछ ऐसे पिक्चर, इमेजेस या फिर सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है, कुछ ऐसे पोस्ट किए विथ पिक्चर या फिर लिख कर, तो वह क्या कहलाएगा, वह मानहानि किस प्रकार में आएगा, लायबल में आएगा। क्यों? क्योंकि वह पिक्चर, रिटन स्टेटमेंट उसने दिया था। लेकिन जब वह बंदा मौखिक हानि, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को, मतलब ए है, उसने बी से क्या कहा, ए ने बी से सी के बारे में कुछ बातें की गलत, जो कि सही नहीं है, उसके रेपुटेशन को खराब करने के लिए ए ने क्या किया, बी से कुछ गलत बातें कही, जिससे कि उसके मानहानि में क्या किया, मान का हानि अर्थात ख्याति उसकी कमी हुई। तो यहाँ पर ए ने क्या किया, स्लैंडर किया। लेकिन यदि यही ए किसी पिक्चर के माध्यम से, किसी रिटन स्टेट के माध्यम से क्या करता, उसको ख्याति में कमी करने का प्रयास करता, डिफेमेशन करने का प्रयास करता, तो वह क्या हो जाता, लायबल हो जाता। सिंपली हम समझ लिए कि डिफेमेशन मतलब कि मानहानि। यदि हम मानहानि किस प्रकार करें, रिटन स्टेटमेंट, पिक्चर, इमेज, क्या कहते हैं, वर्ड के थ्रू करें, तो वह लायबल होगा। यदि हम ओरली करें तो वह क्या होगा, स्लैंडर होगा। आज का जो हमारा लास्ट का है वह है PIL। PIL क्या होता है, सभी लोग जानते होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है हर समय, हर साल लगभग पूछ ही लिया जाता है कि PIL क्या है, या फिर PIL के प्रणेता कौन है, फाउंडर कौन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। जो PIL है, PIL का सिंपल मीनिंग यदि हम बात करें, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब लोकहितवाद। अब महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि PIL का फाउंडर कौन है, प्रणेता कौन है। ठीक, अब जो ये PIL का फाउंडर या प्रणेता कौन है, ये हम आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण न्यायाधीश थे जिनका नाम था PN भगवती। कौन? PN भगवती। जो ये PN भगवती थे, यह क्या थे, PIL अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के क्या थे, प्रणेता थे। पहला हमारा लीगल टर्म्स है एबेट। अब मतलब क्या होता है एबेट का, ध्यान दीजिए। जैसे कि अब आप कोई क्राइम करने जाते हैं, तो दो लोग हैं, हम समझ लेते हैं, इसको एग्जांपल शुरू करते हैं। जैसे दो लोग हैं, एक बंदा ए है और दूसरा बंदा क्या है, बी है। ए और बी क्या करते हैं, क्राइम कमिट करने जाते हैं किसी एक प्लेस पे। मान लीजिए ये एक्स क्या है, प्लेस है। अब ये दोनों जा रहे हैं क्राइम कमिट करने, कहाँ पर, एक्स एक प्लेस पे। तभी उनके बीच रास्ते में मिल जाता है उनका दोस्त सी, और इन दोनों की जो क्राइम करने की कैपेसिटी है, उनको ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है या फिर बढ़ा देता है। तो ये जो इंक्रीज या बढ़ाया गया, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं एबेट, अर्थात टू ऐड द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब अपराध को बढ़ावा देना। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किसी चीज के अपराध की जो करने की प्रवृत्ति, यदि हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाएगी, वो चीज कहलाएगी क्या, एबेट कहलाएगी। बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले बात की तरफ, वो है एबेटर। अगला हमारा जो लीगल टर्म्स है वो एबेटर, इसी चीज संबंधित है। जैसे मैंने बताया कि अभी ए और बी हैं, वो किसी एक एक्स प्लेस पे जा रहे हैं क्राइम कमिट करने, तो उनके रास्ते में मिल गया उनका फ्रेंड सी, जो उनके अपराध को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। अब महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो बढ़ावा देने की प्रक्रिया है, जो टर्म्स है बढ़ावा देने के लिए, वो तो हो गया एबेट, ठीक। लेकिन जो बंदा बढ़ावा दे रहा है, ये जो सी वाला बंदा है, ये सी भैया क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं अपराध को। तो ये जो सी के द्वारा अपराध दिया जाए, तो ये सी इन टर्म्स के लिए क्या हो जाएंगे, तो सी को हम यहाँ बोलेंगे क्या,
एबेटर, अर्थात इन्होंने ही क्या किया कि अपराध को क्या किया, बढ़ावा दिया। तो कुल मिलाकर वो कि जो व्यक्ति अपराध को बढ़ाएगा, जो अपराध के लिए प्रेरित करेगा दूसरों को, वह क्या कहलाएगा, एबेटर। मतलब वन हु इनकरेजेस और एड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब वह व्यक्ति जो अपराध को क्या करे, बढ़ावा दे, वह क्या कहलाएगा, एबेटर कहलाएगा। समझ गए होंगे आप लोग कि कोई व्यक्ति है, समझ लेते हैं फिर से कि कोई दो व्यक्ति हैं, दोनों जा रहे क्राइम कमिट करने, उनको रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उन्होंने क्या किया, क्राइम कमिट करने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच में क्या मिल जाता है, उनका एक दोस्त मिल जाता है। तो यदि वो उनको अपराध करने के लिए बढ़ावा देता है तो ये हो गई प्रक्रिया क्या, एबेट हो गई। जो बंदा बढ़ावा देने के लिए कह रहा है वह बंदा क्या हो गया, एबेटर हो गया। ठीक, अब हम अगले लीगल टर्म्स की तरफ चलते हैं, वह है एबिड। एबिड का मतलब क्या होता है, मतलब होता है जैसे समझ लीजिए कोई लॉ है, उस लॉ के हिसाब से यदि आप काम कर रहे हैं तो वह चीज क्या होती है, एबिड। मतलब कि टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ रूल ऑफ लॉ, मतलब जो रूल कहता है, जो लॉ कहता है, यदि उसके अनुसार, विधि के अनुसार काम करने का जो तरीका है वह क्या कहलाता है, एबिड। मतलब विधि के शासन के अनुसार कार्य करना ही क्या है, एबिड है। समझ गए उनकी बात। हम अगले लीगल टर्म्स चलते हैं, वह है एक्रोच। अब ध्यान दीजिए, अब कोई बंदा है, एक्स और वाई दो बंदे हैं, दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। एक्स क्या है, एक सीनियर, वो वहां पे एम्प्लॉय है, और वाई क्या है, उससे छोटे पद पे है। तो जो वाई को ये अथॉरिटी नहीं है कि वह किसी को मान लीजिए उसके पद से क्या करे, हटा दे, जबकि एक्स के पास ये अथॉरिटी है। लेकिन फिर भी वाई ने यहाँ क्या किया कि एक बंदा है क्या, जेड, उसको उसके पद से हटा दिया, जबकि इसके अधिकार में ये चीज पावर नहीं है कि वह उसको उसके पद से हटा सके। तो जो इसने यह कमिट किया उसी को हम बोलते हैं क्या, एक्रोच। मतलब टू एक्सरसाइज अ पावर विदाउट अथॉरिटी, मतलब बिना किसी अधिकार के अपने शक्ति का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, एक्रोच कहलाता है। मतलब समझ गए होंगे, किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने जो अधिकार उसको दिए गए हैं, जो उसकी अथॉरिटी है, उसके बाहर जाकर वह कोई कार्य करता है, अपने पावर का यूज करता है, शक्ति का यूज करता है, देन वह क्या करता है, एक्रोच करता है। अब हम अगले लीगल टर्म्स की चर्चा करेंगे। एलिबी। एलिबी का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स है, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा ये लीगल टर्म। तो इसका मतलब जैसे ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए कोई किसी केस की हियरिंग चल रही है, ठीक, अब उसमें किसी चीज जिसके एक्यूज जो है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उसने कहा कि यह अपराध जिसके लिए मुझे आरोपी बनाया गया है, मान लीजिए एक्स ए क्या है, एक अपराधी है, न्यायालय में गया है, उसको प्रेजेंट किया गया है, उसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप मान लीजिए क्या किए हो, आप चोरी का आरोप है इसके ऊपर, आपने चोरी किया है। लेकिन वो कहता है कि जिस समय यह चोरी हुई, अर्थात जिस समय यह चोरी हुई उस समय वह उस स्थान पर मौजूद था ही नहीं, वह अन्यत्र कहीं मौजूद था। तो इसी टर्म के लिए कि प्रेजेंट इल्सवेयर, अर्थात कहीं अन्य मौजूद होना, इसके लिए जो लीगल टर्म्स है वह है क्या, एलिबी, मतलब प्रेजेंट इल्सवेयर, अन्यत्र मौजूद होना। ध्यान दीजिए कि जब एक्यूज्ड यह कहे कि यह संबंधित आरोप जो हमारे ऊपर लगाए गए हैं, उस आरोप के संबंध में जब यह घटना हुई तो हम यहां पर नहीं थे बल्कि हम कहीं और थे, तो इसके लिए टर्म से क्या, एलिबी। अब एक महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान दीजिएगा कि यदि एलिबी का वो सहारा ले रहा है कि हम कहीं और मौजूद थे, तो उसके लिए एक गवाह का होना काफी आवश्यक है, जो यह प्रूफ कर सके कि हाँ वास्तव में वह कहीं दूसरे स्थान पर मौजूद था जब यह क्राइम कमिट किया गया, तभी वह क्या कर सकता है, डिफेंस ले सकता है इन बातों का, नहीं तो नहीं। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम अगले की तरफ। अगला जो टर्म्स है हमारा है एलिमनी। ध्यान दीजिएगा, अब इसको कैसे समझेंगे। अब एलिमनी है, मनी वर्ड आया है, इसे समझने। ध्यान दीजिए, जैसे दो लोग विवाह करते हैं, कुछ दिक्कत होती है, कुछ परेशानी होती है, फिर क्या जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनमें विवाह में क्या होता है, तलाक हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सिंपली टर्म है, विवाह के संबंधों से अलग होने को हम जान देते हैं किससे, तलाक से, या फिर डाइवोर्स के नाम से जानते हैं। जब दो बंदे मतलब क्या होते हैं, जब वो अलग होते हैं, ए और बी पति पत्नी क्या हो गए, अलग हो गए, तलाक हो गया उनमें, तब
एक जो हस्बैंड है वह बी के जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए क्या करता है, कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराता है जो कि पैसे या जो कोड द्वारा जो निर्धारित होती है वह पूरा करता है। तो यह जो ए के जो पति है, जो बी अपनी पत्नी को तलाक के बाद दिए जाने वाला भरण पोषण का अधिकार या फिर मनी के रूप में जो भी कोड निर्धारित करे, तो वही चीज क्या कहलाती है, एलिमनी। मतलब द मेंटेनेंस गिवन बाय अ हस्बैंड टू हिज डाइवोर्स वाइफ, मतलब तलाक होने के बाद पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाली सुविधा ही क्या कहलाती है, एलिमनी कहलाती है। बात समझ गए कि पति पत्नी है, विवाह हुआ ए और बी का, आराम से दोनों मौज में विवाह कर लिए, लेकिन उनमें कुछ बातें हुई, कुछ खटपट हुआ, उनमें क्या हो गया, उन्होंने तलाक कर लिया। लेकिन अब बी जो कि वाइफ की पत्नी है वह क्या किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा जो ए उसका पति था उसको बी के लिए क्या दिया जाएगा, कुछ भरण पोषण के लिए पैसे या जो भी कोर्ट डिसाइड करे वह दिया जाएगा ए के द्वारा। तो जो ये ए दे रहा है अपनी पत्नी को, तो वो जो देने वाली चीज है वही क्या कहलाएगी, एलिमनी कहलाएगी। ठीक, अब हम अगले की तरफ चलते हैं, एक्टस रियस। काफी आप लोगों ने सुना होगा, यदि आप क्राइम आदि पिछली वीडियो में गए होंगे तो आप लोगों ने एक्टस रियस के बारे में मैंने बताया। यदि क्राइम आपने वीडियोस देखे होंगे हमारी कि क्राइम क्या होते हैं, क्राइम के एलिमेंट क्या होते हैं, मैंने इस पर पिछली किस समय में वीडियोस बनाई थी, तो वहां पर मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन फिर भी आज हम यहाँ पर फिर एक बार कर रहे हैं। एक्टस रियस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। दो ही मेन एलिमेंट होते हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन, या फिर एक्टस रियस मतलब उस गिल्टी इंटेंशन के द्वारा रिजल्ट के रूप में किया गया कोई एक एक्शन, रॉन्ग एक्शन या फिर रॉन्ग गिल्टी। ठीक, इन जो चीजें के बारे में बात की जाती है तो वह क्या होता है, एक्टस रियस। मतलब मान लीजिए ए क्या है, एक पर्सन है, वह क्या करता है कि वह चोरी करने के इरादे से बी का पर्स क्या कर लेता है, वॉलेट क्या कर लेता है, चुरा लेता है। तो जो वह बी का पर्स चुरा रहा है वह रॉन्ग एक्ट है, वह क्या है, गिल्टी एक्ट है। तो वही चीज क्या है, एक्टस रियस है। उसके चुराने का जो मन में इंटेंशन हुआ, जो चुराना है, जो थेफ्ट वाला जो विचार है वह क्या हो गया, मेंस रिया। उसने चुरा लिया उसको, तो वह हो गया, उसने एक्शन कर दिया। अभी तक जब तक सोचा उसने कि हमको इस व्यक्ति के पर्सन का क्या करना है, वॉलेट चुराना है, तो ये उसका गिल्टी इंटेंशन है, अर्थात मेंस रिया है। लेकिन जब उसने जाके वास्तव में उस व्यक्ति का क्या कर लिया, वॉलेट या पर्स चुरा लिया, तो ये क्या हो गया, एक्टस रियस हो गया, अर्थात हो गया रॉन्ग एक्शन हो गया। ठीक, हमने समझ लिया। अब अगला जो है वह है विश मेजर, मतलब एक्ट ऑफ गॉड। मतलब क्या समझेंगे, ध्यान दीजिए। आप लोग मैक्सिमम कई लोगों ने देखा होगा एक मूवी ओ माय गॉड, उसमें एक्ट ऑफ गॉड की काफी अच्छी तरीके से चर्चा की गई है। मतलब कोई एक ऐसा कार्य जो प्राकृतिक या फिर ईश्वरीय आपदा के कारण हुई हो, जैसे सुनामी उठना, बाढ़ आना, भूकंप आना, इन सभी जो चीजें हैं वो क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है। इसका भी सहारा हम कई जगह डिफेंस के रूप में कोर्ट में लेते रहते हैं। तो ये उन्हीं चीजों की बात करता है। विश मेजर मतलब एक्ट ऑफ गॉड की चर्चा की गई है। अगला जो लीगल टर्म्स है वह है वायड। वायड मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। ऐसी चीज जिसका कोई लीगल इफेक्ट हो ही ना, अर्थात हम उसको कानूनन कोई प्रभाव ना हो, उसको हम कानूनन हम कहीं उसको क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम कोई अधिकार नहीं जमा सकते। जैसे अब मतलब ऑफ नो लीगल इफेक्ट, अर्थात जिसका कोई कानूनन प्रभाव न हो। अब समझ लेते हैं कैसे। जैसे कि ए और बी दो पर्सन हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी एक चीज के लिए, लेकिन ए का इंटेंशन होता है धोखाधड़ी का, वह उन चीजों को फुलफिल ना करके धोखाधड़ी करने का होता है, जबकि बी का कंटेंशन फ्री होता है, कंसेंट। लेकिन फिर क्या होता है कि अब क्या इनके ऊपर क्या लीगल, जब तक कॉन्ट्रैक्ट न हुआ तो क्या इनके ऊपर लीगल इफेक्ट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? लेकिन वो क्या है, फिर वो है ऑफ नो लीगल इफेक्ट, अर्थात इसके ऊपर कोई कानूनन प्रभाव नहीं है। अर्थात इसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ यहाँ पर उसके ऊपर कोई कानून का प्रभाव नहीं कह सकता, इसको इन्फोर्स नहीं कह सकता लॉ के रूप में। अगली जो हमारी लीगल टर्म्स है रेस स्पा लॉकिटोर, ये काफी महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने मूवीज देखते होंगे, तो मान लीजिए एक दृश्य आपको सिचुएशन बता रहे, कंडीशन बता रहे हैं, आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक रूम है, रूम में एक व्यक्ति है, उसने अपने आप को आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। उसके चेयर है, चेयर उसके हाथ से क्या हुआ है, गिरा हुआ है, लेकिन वह व्यक्ति साथ में क्या है, उसके विकलांग, उसका दोनों जो भी हाथ में पकड़ते हैं जो सहारे के लिए, वो बगल में रखा है। तो क्या उसने आत्महत्या की या फिर आत्महत्या का प्रयास किया गया? तो वो जो दृष्टांत जो आपको स्वयं बताए कि यहां पर क्या हुआ था,
वस्तुएं स्वयं बोलती हैं, मतलब कि यदि आप उस सिचुएशन को देख रहे हैं तो उसमें जो चीजें, जो कंडीशन आपको देख के अंदाजा लग रहा है कि नहीं यहां पर ये हुआ है, तो वही चीज क्या कहलाती है, रेस स्पॉलोक्यूटोर, मतलब वस्तुएं खुद बोलती हैं। मतलब कि टेबल गिरा हुआ है, उसने हाथ, विकलांग है तो टेबल पर चढ़ा कैसे होगा, फिर उसने फांसी कैसे लगाई होगी, मतलब ये हत्या है। मतलब सिंपली आप जान रहे हैं कि ये चीजें आपको दर्शा रही हैं, बोल रही हैं कि नहीं ये आत्महत्या नहीं, क्या हत्या है। तो यही चीजें जो कि वस्तुएं स्वयं बोलें, अर्थात हम जिस चीजों को देखने के बाद खुद ही लग जाए, आभास हो जाता है चीजों का, तो वही होती है रेस स्पॉलोक्यूटोर, अर्थात द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, मतलब वस्तुएं खुद बोलती हैं। लास्ट का सेकेंड लास्ट है सब जुडिस, मतलब अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, या फिर न्यायालय के विचाराधीन। मतलब कोई केस है, कोई लॉ है जो कि न्यायालय के विचाराधीन अभी चल रहा है, जो कंसीडर किया जा रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सब जुडिस या फिर अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन। मतलब कोई केस अभी भी न्यायालय में चल रहा है, प्रोसेस में है, अभी पूरा नहीं हुआ है उसके बारे में, तो वह क्या है, सब जुडिस अर्थात अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन है। समझ लेंगे। लास्ट आज का है प्राइमा फेसी, काफी महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने काफी जगह सुना होगा। ऑन द फर्स्ट व्यू अर्थात प्रथम दृष्टांत, कोई क्राइम कमिट होता है तो सबसे पहले जो दृष्टि या फिर जो दृष्टांत जो हमारे सामने दिखाई देता है, मौजूद होता है। मैंने अभी एग्जांपल दिया, सिचुएशन बताई थी कि जो जो चीजें थी, लटक रहा है, चेयर गिरी, तो ये जो प्रथम जो हमको दिखाई पड़ रहा है वही चीज क्या होती है, प्राइमा फेसी होती है, अर्थात प्रथम दृष्टांत। कि जो चीजें सबसे पहले दिखाई दें, क्राइम कमिट होने के बाद जो स्थिति हमारे सामने मौजूद हो, वह क्या कहलाएगी, प्राइमा फेसी कहलाएगी, ऑन द फर्स्ट व्यू अर्थात प्रथम दृष्टांत। एकॉम्प्लिस, ये अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस एकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है, एकॉम्प्लिस मतलब होता है, यदि हम हिंदी में बात करें तो अपराध करने में सहायता करने वाला। इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे याद करिएगा। कैसे याद होगा एकॉम्प्लिस, तो एकॉम्प्लिस याद होगा, जस्ट आपको याद करना है सहायता, अर्थात क्या, पार्टनर। ध्यान दीजिए, जैसे कि आप कोई क्राइम करते हैं या अपराध करते हैं तो आपके साथ जो व्यक्ति उस अपराध में शामिल होता है, पार्टनर इन क्राइम होता है, वही क्या कहलाएगा, एकॉम्प्लिस कहलाएगा। मतलब कोई अपराध है, मान लीजिए आप चोरी करने जाते हैं, उस चोरी करने में यदि आप कोई व्यक्ति सहायता करता है, जैसे मान लीजिए ए और बी क्या हैं, जाते हैं किसी के मकान में चोरी करने के लिए, तो ए चोरी करता है तो बी उसका क्या हुआ, एकॉम्प्लिस हुआ, अर्थात पार्टनर इन क्राइम हुआ। समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम बात करते हैं दूसरे लीगल टर्म्स के, जिसका नाम है ट्रेस पास। इसका बहुत सिंपल तरीके से याद हो सकता है। मान लीजिए किसी की कोई संपत्ति है, चोरी करने के आशय से, कोई दुराशय से। ध्यान दीजिएगा, अपराध तभी होगा जब उसके इंटेंशन क्या होगी, वो क्या होगी, दुराशय होगा, गिल्टी माइंड होगा, तभी वह चीज हो सकती है क्राइम। तो ट्रेस पास का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के संपत्ति में क्या करना, अनलॉफुल तरीके से प्रवेश करना, इंटर करना। अब क्या है कि द एक्ट ऑफ अनलॉफुल एंटरिंग इनटू अनदर्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड ट्रेसपास। मतलब कि कोई व्यक्ति की संपत्ति, मान लीजिए एक ये क्या है, संपत्ति है, उसका मकान है, ठीक। अब बी क्या करता है, उसमें अनलॉफुल तरीके से क्या करता है, ए की संपत्ति में प्रवेश करता है, बिना उसकी इजाजत के, बिना कोई चीज के, गिल्टी माइंड के तहत। तो यहां पर बी कौन सा क्राइम कर रहा है, वह कर रहा है क्या, ट्रेस पास कर रहा है। समझ में आ गया होगा सिंपल तरीके से। अगले हम टर्म्स की चर्चा करते हैं, इग्नोरेसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूट। अब यह जो लीगल टर्म्स है, ये लीगल फ्रेज है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको अधिकतर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब होता है क्या, कि आप इसे समझे कि विधि या कानून की भूल मान्य नहीं है। इसका यदि इंग्लिश में बात करें तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अब इसको हम समझेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिए। इसको समझने के लिए हम कर सकते हैं, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, आप जा रहे हैं रास्ते में, पुलिस वाले रोका और कहा कि इस आपने कोई उल्लंघन किया, किसी भी चीज का, किसी भी चीज नियम का उल्लंघन किया और आपको फाइन भरना है 500 रुपए। यदि आप ये कहें कि सर मुझे इस कानून या इस नियम की चीजें मालूम नहीं थी, तो आप यह कहकर नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर लॉ का इग्नोरेंस अर्थात जो विधि का भूल मान्य नहीं माना जाता है। लेकिन यदि आप वहीं पर फैक्ट या तथ्य की भूल की बात करेंगे तो वह एक एक्सक्यूज हो सकता है।
अर्थात जो फैक्ट का वो एक्सक्यूज होगा वो माना जाएगा, लेकिन लॉ का एक्सक्यूज यहाँ पर नहीं माना जाएगा। ये बात हर समय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ देता है कि फैक्ट की भूल मान्य है कि नहीं, कि लॉ की भूल मान्य है कि नहीं। यदि लॉ की पूछेगा तो नहीं मान्य है, फैक्ट की बात की जाए तो वह मान्य हो सकती है। इसलिए विधि की भूल मान्य नहीं है, अर्थात इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली हम बात करेंगे क्विड प्रो क्यो। अब इसका मतलब क्या है? एक दूसरे के लिए, बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे के लिए अर्थात वन फॉर एनदर, सिंपल है, याद हो गया। अगली बात हम करेंगे एब्सकॉन्डर, अर्थात अब हिंदी में क्या मतलब है? न्यायालय के देख रेख से भागा हुआ, या फिर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं ऑनलुकर। मान लीजिए, इसको समझेंगे कैसे? मान लीजिए न्यायालय कोई केस चल रहा हो, न्यायालय ने वादी प्रतिवादी में से किसी एक को, मान लीजिए एक को कहा कि आप इस, मतलब जब तक केस चल रहा है आप इस शहर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। तो उस समय क्या करता है? ए बिना बताए न्यायालय के शहर छोड़कर चला जाता है, या फिर उसकी देखरेख संरक्षण से बाहर हो जाता है। तो यह क्या कहलाएगा? एब्सकॉन्डर कहलाएगा। मतलब कि न्यायालय के देखरेख से भागा हुआ या फिर ऑन लुकर। अब हम बात करें अगले टर्म्स की, तो वह है कैपिटल पनिशमेंट। अधिकतर आप लोगों के केसेस पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो उनमें जो लोगों को कैपिटल पनिशमेंट वर्ड कहीं ना कहीं यूज देखने को मिल जाएगा। जिन्होंने बहुत अधिक संज्ञेय अपराध किया तो वो क्या है? मृत्यु दंड की बात की जाती है। कैसे? कैपिटल पनिशमेंट ही होता है क्या? सेंटेंस ऑफ डेथ। अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे याद होगा? सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या हो सकता है? व्यक्ति की मृत्यु या पर्सन की डेथ हो सकती है। तो यही जो सबसे बड़ा पनिशमेंट है वो डेथ है, वही क्या कहलाता है? कैपिटल पनिशमेंट कहलाता है। तो यदि आपको बात कर दे कि कैपिटल पनिशमेंट क्या है, तो वह है सेंटेंस ऑफ डेथ या फिर मृत्यु दंड को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल ऑफेंस भी क्या होता है? वही ऑफेंस जिसके लिए क्या दिया जा सके? कैपिटल डेथ सेंटेंस दिया जा सके या फिर मृत्यु दिया जा सके। मृत्यु दंड हुआ क्या है? कैपिटल ऑफेंस है। अब हम बात करेंगे अगले लीगल टर्म्स की, सब जुडिस। अब सब जुडिस क्या है? सिंपल है, एकदम आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद करेंगे। यदि हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है न्यायालय के विचाराधीन विधि। न्यायालय के विचाराधीन विधि, या फिर हिंदी में बात करें तो वह होगा अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कि न्यायालय के अधीन कोई कानून या विधि या नियम है, वह क्या कहलाएगा? सब जुडिस कहलाएगा। मतलब अंडर द कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। सिंपल है। अब हम अगले टर्म्स की चर्चा करें तो वह है क्या? डेलिक्वेंट चाइल्ड। डेलिक्वेंट चाइल्ड अब क्या है? जैसे मान लीजिए, यदि हम इसको समझें कैसे, कोई बच्चा है, यदि बच्चा कोई अपराध करता है तो वह बच्चे के लिए जो टर्म है वह क्या है? डेलिक्वेंट चाइल्ड, अर्थात बच्चा जिसने अपराध किया हो। मतलब अ चाइल्ड हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड डेलिक्वेंट चाइल्ड। याद हो गया होगा। हम इसको दोबारा भी इस वीडियो के अंत में जल्दी से हम लोग इन 10 को जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, एकदम धड़ल्ले से लाइक कीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी? अगले टर्म्स की, बाईगेमी। बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, कई लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। वह बात है बाईगेमी क्या होती है? कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक क्या है? एक व्यक्ति है, वह क्या करता है कि पहले से ये क्या है? शादीशुदा है। ए पहले से शादीशुदा है, लेकिन फिर भी बिना डाइवोर्स किए शादी के रहते वो क्या करता है कि बी से विवाह करता है। तो एक कौन सा ऑफेंस क्राइम कर रहा है? तो वह कर रहा है क्या? बाईगेमी। अर्थात पहली शादी के रहते दूसरा विवाह करना ही क्या कहलाता है? बाईगेमी। मतलब इंटरिंग इनटू अ सेकेंड मैरिज व्हाइल द स्पाउस इज लिविंग। अब हम बात करें अगले लास्ट की कि कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है। आप लोग अक्सर एग्जाम में देखे होंगे 2 प्रकार के ऑफेंस दिए जाते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन कौन से? कॉग्निजिबल ऑफेंस या फिर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। मतलब होता क्या, आगे समझ लेते हैं। यदि कॉग्निजिबल ऑफेंस पूछे तो ये एक ऐसा ऑफेंस या ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी को यह राइट होता है, यह अधिकार होता है कि वह किसी व्यक्ति
व्यक्ति को बिना वारंट, ये टर्म हर समय याद करिएगा, यही बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसी से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, मतलब अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज कॉल्ड कॉग्निजिबल ऑफेंस। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई एक ऐसा अपराध किया जो संज्ञेय कैटेगरी में आता हो, मतलब इसका क्या होता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस का संज्ञेय अपराध ही होता है। तब उस कंडीशन में उस पुलिस अधिकारी को यह राइट है, यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को जिसने वह क्राइम किया हो उसको बिना वारंट के क्या कर सके, अरेस्ट कर सके, गिरफ्तार कर सके। अब ऐसे ये होते कौन से हैं ऑफेंस, ध्यान दीजिए। जैसे कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, मर्डर किया, रेप किया, इन सब ऐसे जो क्या हो कि सीरियस या हाई कैटेगरी वाले ऑफेंस हो, वह क्या कहलाते हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंस। अब समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए एक बंदा है, वह क्या किया कि बी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। अब ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, कॉग्निजिबल। क्यों? क्योंकि यहां पर सी जो कि एक क्या है, पुलिस ऑफिसर है, उसको यह विदाउट वारंट क्या कर सकता है, वह ए को अरेस्ट कर सकता है। किसको? ए को। तो यह किस कैटेगरी में आया, कॉग्निजिबल ऑफेंस के। लेकिन यदि हम बात कर दें वहीं पर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन कॉग्निजिबल में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, यदि वहीं पे नॉन लग जाए अर्थात क्या हो जाएगा, उसका मतलब सीधे सीधे याद कर लीजिएगा, नहीं, अर्थात विदाउट वारंट वो अरेस्ट नहीं कर सकता। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में। देखिए, कॉग्निजिबल ऑफेंस या फिर संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनकी ऑफेंस या फिर क्राइम या अपराध की सीमा क्या होती है, अत्यधिक बहुत ज्यादा होती है, अर्थात इसमें अपराध की श्रेणी उच्च होती है। अब हम बात करें, ये जो ऑफेंस होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस, इसमें जो ये पुलिस अधिकारी होता है, इसको अधिकार है कि जो वारंट कौन इशू करता है, मजिस्ट्रेट इशू करता है। इस बिना मजिस्ट्रेट के बिना परमिशन के जिस व्यक्ति ने यह क्राइम कमिट किया है, उस व्यक्ति को यह पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। तो यही चीज क्या कहलाएगी, कॉग्निजिबल ऑफेंस कहलाएगी। ठीक, अब हम बात कर लें जल्दी से फिर सभी चीजों की कि अकॉम्प्लिस मतलब अपराध करने में सहायता करने वाला। अब हम बात करें ट्रेस पास, किसी व्यक्ति के संपत्ति में अनलॉफुल तरीके से प्रवेश करना ही क्या कहलाता है ट्रेस पास। इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूट का मतलब विधि या कानून की भूल मान्य नहीं है। क्विड प्रो क्यू मतलब वन फॉर एनदर। एब्सकॉन्डर मतलब न्यायालय के देखरेख से भागा हुआ। वहीं कैपिटल पनिशमेंट की बात करें तो डेथ सेंटेंस या फिर मृत्युदंड। सब जुडिस का मतलब न्यायालय के विचाराधीन कोई विधि या फिर अंडर कंसिडरेशन ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ। डेलिक्वेंट चाइल्ड मतलब बच्चा जिसने कोई अपराध किया हो, और चाइल्ड कमिटेड एन ऑफेंस। बाइगेमी मतलब पहली शादी के रहते दूसरा विवाह करना। और कॉग्निजिबल ऑफेंस मतलब ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट क्या कर सके, गिरफ्तार कर सके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इन सभी 10 लीगल टर्म्स में से कितनी लीगल टर्म्स आपको याद हो गई, आसानी से समझ में आ गई, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि कोई परेशानी हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको सभी समस्याओं को समझाने का प्रयास करें, सुलझाने का प्रयास करें। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।